क्या हो अगर आप बचपन से काफी ज्यादा ही पावरफुल बनना चाहते हो, जहाँ पर आप ये चाहते हो कि आप इतना ही ज्यादा पावरफुल बन जाओ जिससे कि कोई भी आपको हरा ना सके, लेकिन एक दिन अगर आपको एहसास हो कि आप इतना ज्यादा पावरफुल बिल्कुल भी नहीं बन सकते। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमन का भी स्ट्रॉन्ग बनने का एक लिमिट होता है, जहाँ पर आप ये सोचने लग जाओ अगर आपके ऊपर एक एटॉमिक बॉम्ब गिर जाए तो आप तो एक ही सेकंड में खत्म हो जाओगे। तो इसका मतलब ये है कि आप इस दुनिया पे बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकते। लेकिन बाद में अगर आपका ट्रक उनके जैसा एक एक्सीडेंट हो जाए, जिस वजह से अगर आप एक अलग ही दुनिया पर चले जाओ जहाँ पर मैजिक भी एग्जिस्ट करता है, जहाँ पर आपको पता चले कि यहाँ पर तो आपको अपने पिछले लाइफ के बारे में सारा कुछ याद है, तो क्या आप इस दुनिया पे मैजिक होने के बाद भी आप पावरफुल बन भी पाओगे या फिर नहीं। और इसी के साथ साथ ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये एनिमे मेरे फेवरेट एनिमे से एक है, इसी वजह से वीडियो को एंड तक देखना। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने घर पर सो रही होती है, और आगे जब भी वो सोकर उठी है वो जल्दी से तैयार हो जाती है अपने स्कूल पर जाने के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये लड़की के साथ पास्ट में कुछ ऐसा सीन हो गया था जिस वजह से वो मीडिया से काफी ज्यादा डरती है, और इसी वजह से आगे वो अपने बॉडीगार्ड के साथ जल्दी से स्कूल पर चली जाती है। लेकिन आगे जब भी वो स्कूल के अंदर जाती है, यहाँ पर स्कूल के तो सभी स्टूडेंट उसको ग्रीट कर रहे थे, और ये देखकर हमें पता चल ही रहा है कि ये स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन जब भी वो स्कूल के अंदर घुसती है वो अपने सामने एक लड़के को देखता है जिसका नाम कागेनो है। ये देखकर आगे वो लड़की सीधा जाकर कागेनो को गुड मॉर्निंग विश करती है। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा मेन कैरेक्टर कागेनो को तो उसका नाम ही पता नहीं था, जहाँ पर वो बार बार उसका गलत नाम लेते हुए उसको गुड मॉर्निंग विश करे जा रहा था। लेकिन इसके बावजूद भी वो लड़की दूसरी साइड खुशी खुशी उससे कहने लग जाती है कि तुम जो मेरा नाम से बुला रहे हो वो बिल्कुल गलत है। लेकिन अंदर ही अंदर वो लड़की तो हमारा मेन कैरेक्टर कागेनो से काफी ज्यादा चल रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की को हमारा मेन कैरेक्टर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और आगे क्लास के अंदर जाने के बाद हमें पता चलता है कि स्कूल के सभी स्टूडेंट उसके काफी बड़ा फैन है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की हमेशा सभी स्टूडेंट से घिरा रहता है। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा मेन कैरेक्टर एक सिग्मा था, जहाँ पर वो क्लासरूम के अंदर भी अभी भी एक्सरसाइज करे जा रहा था। लेकिन आगे जब भी वो लड़की वॉशरूम पर जाती है उसको वहाँ पर वो मीडिया वाला इंसिडेंट याद आने लग जाती है, और ये देखकर हमें पता चल ही रहा है कि पास्ट में इसके साथ कुछ न कुछ तो हुआ था। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि स्कूल में भी वो लड़की हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करती थी, जहाँ पर वो हर चीजों में अपना हाथ ऊपर करके टीचर का अटेंशन पाती थी। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि स्कूल के बाद भी वो हमेशा एक्स्ट्रा क्लासेस लेती थी। लेकिन दूसरी साइड तो हमारा मेन कैरेक्टर कागेनो एक अलग ही रूम पर बैठकर पियानो बजा रहा था। और आगे देखते देखते काफी ज्यादा रात हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो वो फेमस लड़की अभी भी स्कूल में बैठी हुई थी, और इतना ज्यादा रात होता हुआ देखकर आगे वो अपने घर पर जाने के लिए जल्दी से रेडी होने लग जाती है। और दूसरी हम लोग वो लड़की का बॉडीगार्ड को देखते हैं जो कि किसी भी काम का नहीं था, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि कुछ गुंडे आकर उसको काफी बेरहमी से पीटते हैं। लेकिन आगे जब भी वो अकेले अपने घर पर जा रही थी तभी हम लोग ये देखते हैं कि कागेनो तो ऊपर खड़ा होकर ये सारा कुछ देख रहा था। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि कुछ गुंडे आकर वो लड़की को पकड़ के यहाँ से लेकर जाते हैं। लेकिन दूसरी साइड तो कागेनो एक सिग्मा की तरह ये सारा कुछ चुपचाप देख रहा था, और आगे वो लड़की को किडनैप करने के बाद वो दोनों बंदे उससे कहने लगते हैं कि हम दोनों तुमको इसलिए किडनैप किए हैं क्योंकि हमें काफी ज्यादा पैसे की जरूरत है, और तुम्हें यहाँ पर किडनैप करके तुम्हारा डैड से हमें काफी ज्यादा पैसा मिल जाएगा। और दूसरी साइड हम लोग कागेनो को देखते हैं जो कि दूर से हमने फोन के मदद से ये सारा कुछ देख रहा था, जहाँ पर वो जल्दी से ये देखकर अपना ड्रेस को चेंज करने लग जाता है। और तभी हम लोग दूसरी साइड वो दोनों में से एक गुंडे को देखते हैं, जहाँ पर वो गुंडा वो लड़की से कहने लग जाता है सच में तुम काफी ज्यादा खूबसूरत हो और यही मौका है तुमको किस करने का, चलो मैं तुमको किस कर लेता हूँ। लेकिन आगे जब भी वो उसको पकड़कर उसको किस करने वाला होता है, अचानक से वो लड़की को अपना पास्ट का सीन याद आने लग जाता है, जहाँ पर एक स्टॉकर ने उसका पीछा किया था उसको किडनैप करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से आसमान से एक बंदा टपकता है, लेकिन यहाँ पर तो उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बंदा और कोई नहीं बल्कि हमारा मेन कैरेक्टर कागेनो है। और यहाँ पर तो वो असल में पहली बार किसी लड़की का जान बचाने के लिए आया था, जहाँ पर वो जल्दी से अपने चाकू की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, और इस वजह से तो वो बंदे का हाथ से उसका गन नीचे गिर गया था। लेकिन तभी अचानक से कागेनो के पीछे वो दूसरा बंदा आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं उसके तरह गन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाला, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं पहले एक सोल्जर रह चुका हूँ, और इसी वजह से कुछ हो चाहे मैं आज तुमको यहाँ पर ही खत्म कर ही रहूंगा। ये कहकर ही आगे वो अपने जेब से चाकू को निकाल कर उसके ऊपर कूद पड़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन
यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कागनो भी थोड़ी ना कम था। वो जल्दी से अपना हथियार को लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका ये अटैक की वजह से तो दुएसाद वो बंदे का एक हाथ टूट गया था। और उसका इतना खतरनाक स्किल को देखकर दुएसाद वो बंदे को भी समझ आ गया था कि कुछ भी हो जाए वो इस तरीके से उसको हरा नहीं पाएगा, जिस वजह से आगे वो जल्दी से अपना गन लेने की कोशिश करता है। लेकिन इनमें में हमारा मेन कैरेक्टर कागनो आकर उसको काफी बुरी तरीके से पीटता है। लेकिन आगे जब भी वो यहाँ से जाने वाला होता है वो अकेले वो दोनों बंदे को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। ये कर आगे वो जल्दी से वो लड़की के पास जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से एक चाकू को लेकर उसका सारा रस्सियों को काट देता है और उसको आजाद करने के बाद आगे हमारा मेन कैरेक्टर सिग्मा की तरह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और आगे कुछ ही देर में वो लड़की का पापा वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर उसका पापा आकर यहाँ का सारा कुछ सिचुएशन संभाल लेते हैं। लेकिन आगे जब भी वो लड़की अगले दिन स्कूल पर जाती है वो स्कूल के अंदर जाकर ही सीधा कागनो से मिलता है। लेकिन यहाँ पर तो कागनो उसका नाम पहली बार सही से लिया था, इसी वजह से दुएसाद वो लड़की भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। लेकिन अगले दिन पे हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कागनो एक ट्रक की वजह से मारा गया है। और तभी अचानक से हमें हमारा मेन कैरेक्टर का बचपन का सीन दिखाया जाता है। और बचपन से वो ये चाहता था कि वो एक हीरो की तरह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है, लेकिन यहाँ पर तो वो छू छू कर ये सा कोई काम करना चाहता था। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसको एहसास हुआ कि आखिरकार इतना स्ट्रॉन्ग बनने का फायदा ही क्या है। अगर एक दिन अर्थ के ऊपर एक मीटियोर गिर जाएगा तो मैं एक ही सेकंड में वहाँ पर ही खत्म हो जाऊंगा। लेकिन अगले सीन में हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे लेवल पे एक हीरो बन चुका है। और यहाँ पर तो वो दिखने में भी काफी ज्यादा कूल दिख रहा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का एक टीम भी है और वो टीम में तो यहाँ पर बस लड़कियां ही लड़कियां थी। और असल में वो सभी लड़की तो यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर का सारा बातें सुनने के लिए यहाँ पर आए थे, जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर कागनो कहने लग जाता है कि अब तो बस शुरुआत हुआ है। ये कहकर आगे वो सबको ऑर्डर देते हुए जल्दी से निकल पड़ता है अपना मिशन के लिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है कि इस दुनिया पे तो हमारा मेन कैरेक्टर बस एक बच्चा था, लेकिन तभी इनने में उसके पीछे एक लड़की आ जाती है, जो देखकर आगे कागनो उसको बताने लग जाता है कि मेरा बस एक ही सपना है, मैं शैडो में रहकर ये सा कुछ काम करना चाहता हूँ। और तभी हमें इसका पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे वो एक ट्रक की वजह से हमने असली दुनिया पे मारा गया था, जिसके बाद वो अचानक से एक नई दुनिया पर पैदा हो गया। लेकिन जब वो इस दुनिया पे पैदा हुआ उसको अपना पिछली दुनिया के बारे में सारा कुछ याद था, जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि उसका तो एक बड़ी बहन भी थी जो कि काफी ज्यादा ही पावरफुल है। और उसके अंदर मैजिक पावर को देखकर यहाँ पर तो कागनो को भी समझ आ गया था कि असल में इस दुनिया पे मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। फिर हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ट्रेनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में कागनो का बड़ी बहन तो यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि दूसरा कागनो तो उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो किसी को भी अपना पावर दिखाता नहीं था। और जब भी रात होता था वो जल्दी से निकल पड़ता था सभी गुंडों को खत्म करने के लिए, जहाँ पर हमें कागनो का पावर दिखाया जाता है जो कि हद से ज्यादा खतरनाक था, जहाँ पर वो एक ही झटके में काफी सारे लोगों को टुकड़ों में काट देता है। जहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जो कोई भी कागनो को बड़ा हमला करता था अचानक से ऑटोमेटिकली उसका बॉडी दोबारा हील हो जाता था। लेकिन आगे जब भी कागनो सबको खत्म करता है वो ये देखता है कि उस जगह पर तो एक केज था और वो केज के अंदर तो यहाँ पर काफी अजीब सा एक मॉन्स्टर था। और वो मॉन्स्टर को देखकर कागनो कहने लग जाता है कि आखिरकार ये कौन है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर काफी सारा मैजिकल पावर है और इसी वजह से चलो मैं इसको ट्राई करता हूँ। ये कहकर आगे वो जल्दी से उसको एक घर के अंदर लेकर जाता है और यहाँ पर तो कागनो वो मॉन्स्टर के ऊपर बार बार एक्सपेरिमेंट करे जा रहा था, जहाँ पर वो बार बार अपने मैजिक के वजह से उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था। लेकिन आगे एक दिन जब भी वो ऐसा करने के लिए जाता है अचानक से वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और ये मॉन्स्टर को यहाँ पर एक लड़की में कन्वर्ट होता हुआ देखकर वो तो काफी ज्यादा शॉक था। और आगे कागनो अपने आप को हीरो बनाते हुए उससे कहने लग जाता है कि मैंने तुम्हारे अंदर का कर्ज सारा कुछ निकाल दिया है, इसी वजह से मैं आज से तुमको एक नई जिंदगी दे रहा हूँ। जहाँ पर वो उसको एक कहानी बताने लग जाता है 3 हीरो के बारे में, जहाँ पर वो 3 हीरो ने मिलकर डीमन डियाब्लो को हराया था और ऐसा कर ही आगे वो इस दुनिया को बचाया था। और ये कहानी बताते बताते आगे कागनो उससे कहने लग जाता है कि तुम असल में एक डीमन की कर्ज के वजह से मॉन्स्टर में बदल गए थे। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो लड़की उससे कहने लग जाती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो आखिरकार मुझे ऐसा किसने बनाया था। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कागनो को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या बोलेगा, क्योंकि उसने काफी पहले अपने पार के मदद से उन सभी लोगों को खत्म कर दिया था। और इसी वजह से आगे वो एक बहाना बनाते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुमको असल में ऐसा कल्ट ऑफ डियाब्लो ने बनाया था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि कल्ट ऑफ डियाब्लो असल में एक ग्रुप है जो कि हमेशा डियाब्लो नाम के डीमन को फॉलो करते हैं। ये कहकर आगे वो कागनो को अपना थोड़ा सा पावर देता है। ये देखकर आगे वो उस लड़की को हमने टीम पर ले लेता है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागनो हमने बड़ी बहन के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर तो वो बार
बार बार जानबूझकर हार रहा था, जहाँ पर वो उसको लड़ाई करते करते उसको ये भी फील करवा रहा था कि वो हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और आगे हमें पता चलता है कि उसका बहन असल में 15 साल की हो चुकी है और इसी वजह से उसका टाइम हो चुका है रॉयल कैपिटल पर जाकर स्टडी करने का। लेकिन अगले दिन भी हमें पता चलता है कि वो अपने घर से गायब हो चुकी है और यहाँ पर तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इस तरीके से गायब कैसे हो गया। और इसी वजह से उसके मॉम डैड हद से ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और आगे हमें पता चलता है कि हमारा मेन कैरेक्टर कागनो ऐसे बहुत सारी लड़कियों को जोड़ कर रखा था जो कि मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गई थी, जहाँ पर वो इस उम्र पे ही एक बड़ा सा टीम को भी बनाया था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो कागनो अपने बड़ी बहन को ढूंढने के लिए अपना काम स्टार्ट कर दिया था, जहाँ पर उसके सभी के सभी टीम मेंबर उसको ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। और दूसरे हम लोग कागनो का बड़ी बहन को देखते हैं जिसको कि बांध कर रखा गया था। और तभी हम लोग उस जगह पर एक बंदे को देखते हैं जो कि उससे कहने लग जाता है कि मैं असल में डियाब्लो के कल्ट से बिलोंग करता हूँ। ये कहकर आगे वो सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है। और ये देखकर आगे वो उससे बचती है, उससे कहने लग जाती है कि तुम जरा टेंशन मत करो, जब मेरा भाई यहाँ पर आ जाएगा वो तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देगा। जिस पर वो बंदा कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारा भाई को भी यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। और ये सुनकर तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी, जिस वजह से वो सीधा हमने चैनों की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो वो बंधा हुआ था, इसी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाती। जिस चीज का फायदा उठाकर आगे वो बंदा उसको एक मुक्का मारता है, जिस वजह से वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से उसको पता चलता है कि उसके हाइड आउट में हमला हुआ है और ये हमला तो असल में शैडो के पूरे टीम ने किया था, जहाँ पर वो लोग एक साथ एक एक करके सभी लोगों को खत्म करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कुछ ही देर में तो यहाँ पर वो सभी मिलकर सभी लोगों को खत्म कर दिए थे। और तभी अचानक से अल्फा कहने लग जाती है कि हम लोग असल में शैडो गार्डन है और हम असल में इस जगह पर तुम जैसे डियाब्लो वाले बंदे को खत्म करने के लिए आए हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो बंदा अपना शॉट को निकाल कर अल्फा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर अल्फा भी थोड़ी ना कम था, वो एक ही अटैक में उसको काफी ज्यादा घायल कर देता है। और अल्फा को इतना पावरफुल देखकर तो वो यहाँ पर समझ आ गया था कि वो उसको अकेले हरा नहीं सकता है। और इसी वजह से आगे वो जल्दी से एक रेड कलर का गोली खा लेता है। और इसी वजह से तो वो कुछ ही देर में यहाँ पर एक खतरनाक बीस्ट में कन्वर्ट हो गया था, जहाँ पर वो बीस्ट में कन्वर्ट होने के बाद सीधा वो अल्फा के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर अल्फा भी कम नहीं था, जहाँ पर वो उससे बिल्कुल भी हार नहीं मान रही थी। और इसी वजह से आगे वो बंदा जल्दी से यहाँ से भागने की कोशिश करता है। और नीचे हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि अभी भी अपने बहन को ढूंढने के लिए इधर उधर घूम रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास वही बंदा आ जाता है और यहाँ पर एक बच्चे को देखकर वो बंदा सीधा जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो कागनो शैडो गार्डन का लीडर था, वो यहाँ पर थोड़ी ना कम था, जहाँ पर वो अपना शॉट के मदद से काफी आसानी से उसका अटैक को रोक लेता है। ये कर कर आगे वो उससे कहने लग जाता है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। लेकिन दूसरी साइड वो बंदा भी कहाँ ही मानने वाला था, वो बार बार कागनो के ऊपर अटैक करने लग जाता है, जो देखकर कागनो भी एक ही अटैक के मदद से उसका पूरा बॉडी को बीच से काट देता है। और ये देखकर यहाँ पर तो उसको समझ आ गया था कि वो यहाँ पर मरने वाला है। लेकिन मरने से पहले वो डब्बे के अंदर जितने भी गोली थे वो सारे गोलियों को खा लेता है। और इस वजह से तो वो यहाँ पर हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था, जहाँ पर वो सीधा अपने बार के मदद से कागनो के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन दूसरा यहाँ पर कागनो भी थोड़ी ना कम था, वो उसका सभी अटैक से बचते हुए उसके ऊपर एक अटैक करता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आगे मरने से पहले वो अपने सामने एक पेंडेंट को देखता है और उसके अंदर तो यहाँ पर उसकी बेटी का फोटो लगा हुआ था। और आगे कुछ ही देर में कागनो के अटैक की वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। और आगे कागनो की बड़ी बहन वो खुद ही वहाँ से बाहर निकल आती है। यहाँ पर तो सभी को ऐसा ही लग रहा था। और अगले दिन पे ही वो यहाँ से निकल पड़ता है कैपिटल जाने के लिए। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कागनो अपने सभी साथियों के साथ छत पर खड़ा हुआ था, जहाँ पर अल्फा उससे कहने लग जाता है कि अब टाइम आ चुका है, हम तुमको छोड़ के चले जाएं। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कागनो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लेकिन यहाँ पर हमें पता नहीं चलता कि आखिरकार वो लोगों ने कागनो को क्यों छोड़ा। फिर हमें डायरेक्ट काफी सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि अब कागनो भी 15 साल का हो चुका है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो ट्रेन के मदद से सिटी के अंदर पढ़ाई करने के लिए जा रहा था, जहाँ पर कागनो जाते हुए हमने मन में कहने लग जाता है कि मुझे अभी भी याद है अल्फा ने यहाँ से जाने से पहले मुझसे ये कहा था कि धीरे धीरे करके डीमन डियाब्लो का कल्ट काफी ज्यादा ग्रो हो रहा है। और इसी वजह से हम ये चाहते हैं कि हम सभी कल्ट ऑफ डियाब्लो को पर डायरेक्ट अटैक कर दे, और ये काम के लिए हमें आपको छोड़ना ही पड़ेगा। और आगे हमें पता चलता है कि कागनो तो यहाँ पर नए सिटी पर पहुंच गया था, और वहाँ पर आने के बाद उसका गोल ये था कि उसको एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बनकर रहना है। और इसी वजह से आगे वो स्कूल पे दो बेकार लड़के के साथ दोस्ती करता है, और आगे वो लोग एक नॉर्मल सा ट्रेन लेते हैं जो कि पूरी तरीके से भरा हुआ था। और असल में वो तीनों तो यहाँ पर एक साथ स्कूल जा रहे थे, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग तो असल में बुशिन नाम के एक फेस्टिवल के बारे में बातें कर रहे थे। और उस जगह पर तो काफी सारे शॉर्टमैन आकर अपना पावर दिखाते हैं, और
जो भी इस चीज में फर्स्ट होता है वो एकदम टॉप में पहुंच जाता है। और इसी के साथ साथ काफी सारे लड़कियां भी उसके प्यार में पड़ जाते हैं। और आगे जब भी वो तीनों अपने स्कूल के अंदर जाते हैं वो लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारे लड़के एक प्रिंसेस को प्रपोज कर रहे थे, लेकिन दूसरी साइड तो वो प्रिंसेस एक एक करके सभी लड़कों को रिजेक्ट करते जा रही थी। और इसी वजह से आगे कागनो के दोस्त उसको मक्खन लगाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से तुम भी जाओ, तुम वो प्रिंसेस को प्रपोज करने की कोशिश करो और क्या पता तुम दोनों का बाद में सेट हो जाए। और आगे अपने दोस्तों के कहने पर कागनो भी ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। और यहाँ पर तो उसका प्लान ये था कि वो उसको प्रपोज करेगा और जब वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देगी वो चुपचाप वहाँ से निकल लेगा। और इसी वजह से शाम पे कागनो शर्माते वो लड़की को प्रपोज करता है। और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि अब तो वो लड़की उसको रिजेक्ट कर देगी, लेकिन तभी अचानक से हम लोग ये देखते हैं कि वो लड़की उसका हाथ को पकड़ लेती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं तुम्हारा गर्लफ्रेंड बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। और ये सुनने के बाद यहाँ पर कागनो के सभी दोस्त भी काफी ज्यादा हैरान थे। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागनो अपने दोस्तों के साथ कैंटीन में बैठकर खाना खा रहा होता है, जहाँ पर उसके दोस्त उससे ये पूछ रहे थे कि आखिरकार तुमने वो बंदी को सेट कैसे कर लिया। लेकिन तभी अचानक से उसके पास वो प्रिंसेस आ जाती है, जहाँ पर वो उसके साथ खाना खाने लग जाती है। और ये देखकर कागनो के दोस्त उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम हमारे साथ ये गरीबों वाला खाना क्यों खा रहे हो। प्रिंसेस कहती है कि तुम लोग ज्यादा टेंशन मत करो, हम लोग यहाँ पर अच्छा खाना ही खाएंगे। ये कहकर आगे वो जल्दी से काफी सारा डिलीशियस खाना को ऑर्डर करती है। ये कर आगे वो अपने नए बॉयफ्रेंड कागनो के साथ ये खाना खाने लग जाती है। और यहाँ पर तो असल में कागनो ने भी एक प्लान बनाया था कि वो उसके साथ बदतमीजी करेगा, जिस वजह से आगे तुरंत ही उन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। लेकिन ये करने के चक्कर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जहाँ पर सारा कुछ उल्टा हो जाता है। जहाँ पर प्रिंसेस उससे कहने लग जाती है कि कागनो आज से तुम मेरे क्लास में आओगे और मेरा बहुत पहचान है स्कूल के अंदर, इसी वजह से हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ेंगे। और अगले सीन में हमें पता चलता है कि कागनो तो उसके मदद से सेक्शन 1 में पहुंच गया था और वो तो आज इस जगह पर शॉर्ट प्रैक्टिस करने के लिए आया था। और तभी अचानक से उस जगह पर इंस्ट्रक्टर आकर कहने लग जाता है कि आज हम लोग एक नए स्टूडेंट के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो कागनो डायरेक्टली प्रिंसेस के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। और यहाँ पर तो प्रिंसेस स्टार्टिंग से ही कागनो को सारा कुछ चीजों के बारे में सिखा रही थी। और ये देखकर तो यहाँ पर कागनो को समझ आ गया था कि प्रिंसेस बिल्कुल भी खास नहीं है, जहाँ पर उसका शॉर्ट वाला स्किल बिल्कुल नॉर्मल है। और आगे ट्रेनिंग लेने के बाद वो लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, जहाँ पर इंस्ट्रक्टर प्रिंसेस के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम किसी और का बॉयफ्रेंड बन चुकी हो, लेकिन तुम ये चीज बिल्कुल भी मत भूलना कि तुम फ्यूचर में जाकर मेरा फियोंसे बनने वाले हो। और उसका ये बात को सुनकर आगे कागनो चुपचाप सिग्मा की तरह वहाँ से चला जाता है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैडो एक वाटरफॉल के पास बैठा हुआ था और यहाँ पर तो उसकी नई गर्लफ्रेंड उसके पास आकर उसके साथ बातें कर रही थी, जहाँ पर प्रिंसेस उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो, लेकिन क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम मेरे साथ इतना रूडली बातें क्यों कर रहे हो। कागनो कहता है कि मुझे सारा कुछ पता चल गया है कि बस तुम मेरा इस्तेमाल करने के लिए मुझे बॉयफ्रेंड बनाए हो और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर ये काम छोड़ने वाला हूँ और मुझे तुम्हारा नाम का बॉयफ्रेंड नहीं बनना है। वो कहती है कि मुझे ये पता है, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम बस मुझे थोड़ा सा टाइम दो और कुछ हो जाए मुझे वो बंदे के साथ शादी नहीं करनी है, इसके लिए मैं तुमको पैसे भी देने के लिए तैयार हूँ। और आगे जब भी वो अपना सोने का सिक्का नीचे फेंकती है, कागनो जल्दी से उसको उठाने के लिए उसके पास चला जाता है। और आगे जब भी प्रिंसेस और एक कॉइन को फेंकती है, कागनो जल्दी से एक डॉगी की तरह उस चीज को पकड़ लेता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर एक साथ टाइम बिताने लग जाते हैं। और हद तो तब हो जाता है जब वो स्कूल में सभी के सामने उसका हाथ को पकड़कर घूम रही थी। और ये देखकर तो यहाँ पर सभी को ऐसे लग रहा था कि इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि ऐसा कुछ देखकर दूसरे साइड वो टीचर बिल्कुल भी खुश नहीं था। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग स्कूल के बाद ट्रेन से हमने घर पर जा रहे थे और आगे वो लोग आइसक्रीम खाते हुए एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बातें करने लग जाते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस कहने लग जाती है कि मुझे बिल्कुल भी वो टीचर से शादी नहीं करनी है। और आगे वो कागनो को अपना आइसक्रीम खिलाते हुए उससे कहने लग जाती है कि तुम बस चुपचाप मेरा काम करते जाओ ताकि बाद में जाकर वो टीचर मुझसे शादी ना करे और इस चीज के मदद से मैं बाद में पूरी तरीके से फ्री हो जाऊंगी। कागनो पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार वो टीचर के अंदर क्या कमियां हैं। वो कहती है कि उसके अंदर कोई भी कमियां नहीं है। ये चीज ही मुझे काफी ज्यादा अजीब लगता है और ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। किसी बंदे के अंदर तो प्रॉब्लम चलता ही रहता है, लेकिन उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी वजह से मुझे उसका वो प्रॉब्लम को ढूंढना है और वो प्रॉब्लम को ढूंढने के बाद मुझे अपने पार के मदद से उसको हराना है। ये कहकर आगे वो दोबारा एक कॉइन को उछालता है, जो देखकर कागनो भी एक डॉगी की तरह वो कॉइन को ले लेता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि वो लोग एक साथ ट्रेन से अपने घर पर जा रहे थे, जहाँ पर प्रिंसेस उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम मेरे साथ फ्रेंसिंग क्यों कर रहे थे। वो बताता है कि मुझे तुम्हारा फ्रेंसिंग वाला स्टाइल काफी ज्यादा ही पसंद है। वो बताती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरा फ्रेंसिंग वाला स्टाइल मुझे खुद ही पसंद नहीं है
हैं और आखिरकार तुमको ये चीज कैसे पसंद आ गया, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये कहकर आगे वो अपना शॉर्ट को निकाल कर उस पर टांग देता है। लेकिन दूसरी साइड तो कागनो अभी भी सिग्मा की तरह चुपचाप बैठा हुआ था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, मुझे तुम्हारा स्टाइल काफी ज्यादा पसंद है। वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। लेकिन जाने से पहले वो उससे ये कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। और अगले दिन पे जब कागनो अपने दोस्तों के साथ स्कूल पर जा रहा था, उसके दोस्त उससे बार बार ये पूछ रहे थे कि तुमने करीब 2 हफ्तों तक वो लड़की के साथ रिलेशनशिप पे थे और इसी वजह से जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने क्या क्या किया, तुमने किस तो किया ही होगा ना। कागनो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ये कहकर वो क्लास के अंदर जाने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से स्कूल में कुछ गार्ड आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग कागनो को पकड़ लेते हैं। जहाँ पर वो लोग उससे ये पूछने लग जाते हैं कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमने प्रिंसेस को किडनैप क्यों किया, क्योंकि प्रिंसेस कल से घर पे वापस बिल्कुल भी नहीं आई है और उसके साथ जो लास्ट आदमी था वो तुम ही थे। और यहाँ पर तो कागनो इतने सारा गार्ड के सामने कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसी वजह से वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहने लग जाता है मैं तुम लोग से माफी मांगता हूँ, तुमको जो भी करना है तुम कर सकते हो, बस मुझे हर्ट मत करना। और दूसरे हम लोग कोई प्रिंसेस को देखते हैं जिसको कि कोई पकड़ कर रखा था और तभी अचानक से उसके पास एक साइंटिस्ट आ जाता है जो कि जल्दी से उसके अंदर से रॉयल ब्लड को निकालने लग जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मेरा एक्सपेरिमेंट के लिए ये चीज काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि प्रिंसेस के बाजू में एक मॉन्स्टर जैसी लड़की बैठी हुई थी और इसको देख के तो ऐसा लग रहा था कि एक्सपेरिमेंट के वजह से उसका बॉडी ऐसा बन गया है। और दूसरा हम लोग कागनो को देखते हैं जिसको कि सभी काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं और असल में तो यहाँ पर जानबूझकर सभी कागनो को काफी ज्यादा पीट रहे होते हैं, जहाँ पर कागनो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं इन लोगों से मार क्यों खा रहा हूँ, मुझे पहले ही इन लोगों को एक ही झटके में खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन ऐसा वो यहाँ पर नहीं कर सकता क्योंकि वो शैडो में छुप कर ये सा कुछ काम करना चाहता है और इसी वजह से आगे कागनो नाटक करते हुए कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे जाने दो। और दूसरा हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एक जगह पर बैठी होती है और हर दिन तो वो साइंटिस्ट उसके अंदर से काफी ज्यादा खून निकालता था और इसी वजह से यहाँ पर तो प्रिंसेस काफी ज्यादा कमजोर पड़ गई थी, जहाँ पर वो उस साइंटिस्ट से कहने लग जाती है कि तुम मेरे अंदर से इतना ज्यादा खून मत निकालो, मुझे इतना जल्दी मरना नहीं है। जिस पर वो कहने लग जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, कुछ भी हो जाए मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। ये कहकर आगे वो जाने से पहले उससे कहने लग जाता है कि पहले भी मेरे इस लैब के ऊपर हमला हुआ था जिस वजह से मेरा ये लैब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया था। ये कहकर आगे वो उस पीछे बैठे हुई मॉन्स्टर के ऊपर एक लात मारता है। ये कहकर आगे वो साइंटिस्ट प्रिंसेस को खाना देता है, लेकिन ये खाना तो दिखने में काफी ज्यादा घटिया लग रहा था। और तभी हम लोग प्रिंसेस की बड़ी बहन को देखते हैं जिसका नाम आयरिस है और वो तो यहाँ पर हमने नेक्स्ट प्लान के बारे में डिस्कस कर रही होती है हमने बहन को बचाने के लिए, जहाँ पर वो कागनो के सारा रिकॉर्ड देखने के बाद उससे कहने लग जाती है ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कागनो की कोई भी गलती नहीं है। और दूसरा हम लोग कागनो की बड़ी बहन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम मेरे भाई को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और आखिरकार तुमने मेरा भाई को किडनैप क्यों किया, उसका कोई भी गलती नहीं है, तुम उसे ऐसे ही मार नहीं सकते। और तभी अचानक से उसके सामने रोज नाम की एक लड़की आ जाती है और वो आकर ही साथ क्लैरी को पकड़कर काफी ज्यादा पीटने लग जाती है। और दूसरा हम लोग आयरिस को देखते हैं जो कि अपने छोटी बहन के बारे में सोच रही होती है। फिर हमें डायरेक्ट कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि प्रिंसेस का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था। और दूसरा हम लोग कागनो को देखते हैं और उसको भी यहाँ पर छोड़ दिया जाता है क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को कागनो के पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला है जिससे कि उसे शक किया जाए। लेकिन जब भी वो अपने घर पर जा रहा होता है हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं जो कि उसके ऊपर नजर रखे हुए थे, लेकिन जाती है तभी अचानक से उसको एक लड़की मिलती है जो कि उससे कहने लग जाती है कि मैं कुछ ही टाइम बाद आपसे मिलने वाली हूँ। और आगे जब भी कागनो अपने रूम पर घुसता है वहाँ पर तो अल्फा काफी देर से बैठी हुई थी, जहाँ पर कागनो के पूछने पर अल्फा उसे बताने लग जाती है कि हम लोग हमारा काम काफी अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं बीटा और काफी सारे लड़कियां मिलकर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम काफी ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। ये बताकर आगे वो कागनो के काफी ज्यादा क्लोज आकर उससे कहने लग जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि डियाब्लो के लोगों ने प्रिंसेस को किडनैप किया है और हम लोग रॉयल नाइट के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि वो लोग भी उसके साथ मिले हुए हैं। ये कहकर आगे वो खुद अपने हाथों से कागनो का ड्रेस को चेंज कर देती है और ये कर आगे वो जल्दी से शैडो वाले यूनिफॉर्म पर आ जाती है, जहाँ पर वो जाने से पहले उससे ये कहती है कि मैं अपने जॉब पर निकल रही हूँ मास्टर। और दूसरा हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जिसका हाल हद से ज्यादा खराब हो गया था और वहाँ पर हम लोग वही मास्टर को देखते हैं जो कि काफी देर से उसको ही देखे जा रहा था। और दूसरा हम लोग कागनो को देखते हैं जो कि अपने रूम को अच्छे से सजा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पास और एक नई लड़की जिसका नाम डेल्टा है वो उसके पास आकर उससे बातें करने लग जाता है। और डेल्टा को देखकर आगे कागनो उसको एक चिट्ठी देता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में उसके अंदर तो थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ था। और दूसरा हम लोग अल्फा को देखते हैं जो कि अपने सभी साथियों के साथ बिल्कुल रेडी
रेडी थी ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तभी हम लोग दूसरे डेल्टा को देखते हैं जो कि कागानो के दिया हुआ वो चिट्ठी को पढ़ रही थी। और तभी हम लोग वहाँ पर कागानो को देखते हैं जो कि हमने शैडो वाले फॉर्म पर होता है और उसका ये खतरनाक फॉर्म को देखकर तो यहाँ पर डेल्टा उसके प्यार में पड़ गया था। और आगे जब भी कागानो अपने रूम से बाहर निकलता है उसके सामने तो यहाँ पर दो लोग बैठे हुए थे जो कि उससे कहने लगते हैं कि तुम यहाँ टेंशन मत करो, अब हम यहाँ पर ही तुम्हें खत्म करने वाले हैं। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि कागानो हमने बाहर के मदद से आके दो लोगों को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और ये कर कर आगे वो उन लोगों के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मैं कोई कागानो वागानो नहीं हूँ बल्कि मैं शैडो हूँ। और ये कर कर आगे वो एक ही झटके में वो दो बंदे को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और दूसरा हम लोग डेल्टा को देखते हैं जो कि कागानो के हर एक चीज हमने नोटबुक पर लिख रही थी। और दूसरा हम लोग बीटा को देखते हैं जो कि बिल्कुल पागल हो गया था, जहाँ पर वो पागलों की तरह एक एक करके सबको खत्म करते हुए जा रहा था। और तभी हम लोग उस जगह पर कुछ रॉयल गार्ड को देखते हैं और वो लोग तो यहाँ पर लैब के पास आ गए थे प्रिंसेस को बचाने के लिए। और इतने सारे लोगों को यहाँ पर देखकर वो साइंटिस्ट कहने लग जाता है कि फाइनली मैं आज अपना बनाया हुआ चीज को टेस्ट करने वाला हूँ। ये कहकर आगे वो प्रिंसेस के वो ब्लड को वो मॉन्स्टर के अंदर डाल देता है और उसका ये ब्लड के वजह से तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्म हो गया था। और आगे जब भी उसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म होता है वो सबसे पहले उस साइंटिस्ट के ऊपर हमला कर कर उसको खत्म कर देता है। ये कर कर आगे वो प्रिंसेस के चेनों को तोड़ देती है, जहाँ पर वो धीरे धीरे करके ये पूरा जगह को डिस्ट्रॉय करता हुआ जा रहा था, जिस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब भी वो यहाँ से भागने वाला होता है अचानक से उसके सामने उसका फ्यूचर वाला हस्बैंड आ जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में यही बंदा प्रिंसेस को किडनैप किया था। जो जानने के बाद आगे प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में आकर सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन दूसरी साइड तो जेनन काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो काफी इजीली उसका अटैक को रोक देता है। ये कहकर आगे वो उससे कहने लग जाता है कि आज मैं यहाँ पर ही तुमको खत्म कर दूंगा। ये बताकर आगे जब भी वो प्रिंसेस के ऊपर अटैक करती है उसको भी यहाँ पर पता चल जाता है कि वो उसके लेवल की बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जेनन हद से ज्यादा पावरफुल था। लेकिन तभी अचानक से हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर कागानो आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मेरा नाम शैडो है और मैं यहाँ पर तुमको खत्म करने के लिए आया हूँ। जिस पर जेनन कहता है कि तुम जो कोई भी हो तुम इजीली मुझे हरा नहीं सकते, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं टॉप 12 नाइट में से एक हूँ। ये कहकर जब भी वो कागानो के ऊपर हमला करता है शैडो भी यहाँ पर थोड़ी ना कम था, वो उसके अटैक से काफी इजीली बच जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर शैडो तो प्रिंसेस के सामने आ गया था उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। और दूसरा हम लोग सिटी के अंदर का सीन को देखते हैं, जहाँ पर वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा तबाही मचा रहा था। और ये देखकर आगे सभी नाइट उसको काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन लोगों के इतने खतरनाक अटैक से भी यहाँ पर वो मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ था। और तभी उस जगह पर आयरिस आ जाती है वो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए, जहाँ पर वो सीधा जाकर वो मॉन्स्टर के एक हाथ को काट देती है। और ये करने के बाद तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो उस मॉन्स्टर से जीत रहा है, लेकिन तभी अचानक से वो मॉन्स्टर दोबारा अपने हाथ को रिजेनरेट करता है और उसके ऊपर अटैक करता है। और ये देखकर आगे आयरिस अपने शॉट के मदद से एक एक करके उसका बॉडी पार्ट को काटते जा रही थी, लेकिन तभी उस जगह पर अल्फा आ जाता है और उससे कहने लग जाती है कि क्या तुमको दिख नहीं रहा है कि ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा तकलीफ में है और तुम बार बार उसे घायल करते जा रहे हो, और वो दोबारा अपने आप को रिजेनरेट कर रही है और इसी वजह से मुझे एक ही अटैक में उसे खत्म करना पड़ेगा। ये कहकर आगे अल्फा हमने पार को रिलीज करती है उसके ऊपर एक अटैक करती है, और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से दूसरे साथ वो लड़की भी फ्री हो गई थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम अब हमारे साथ जाने वाले हो शैडो गार्डन में। ये कर आगे वो आयरिस से कहने लग जाती है कि अब तुम शांति से बैठे रहो, हमारा काम यहाँ पर ही कंप्लीट हो गया है। और दूसरा हम लोग हमारा मेन कैरेक्टर कागानो को देखते हैं जो कि अभी भी जेनन से लड़ रहा होता है, जहाँ पर जेनन बार बार हमने पार को लेवल अप करते हुए उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था। लेकिन दूसरा यहाँ पर शैडो भी थोड़ी ना कम था, वो एक एक करके उसका सभी अटैक को डॉज करता जा रहा था। और धीरे धीरे तो उन लोगों का फाइट एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच गया था, और शैडो को लड़ता हुआ देखकर दूसरा प्रिंसेस हमने उनमें कहने लग जाती है कि ये बंदा जो कि फेंसिंग स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है ये तो बिल्कुल मेरी जैसा है, लेकिन ये तो यहाँ पर काफी अच्छे तरीके से ये स्टाइल को यूज कर रहा है। और मैं शुरुआत से ही हमने ये शॉर्ट स्टाइल को हेट करती थी, लेकिन ये बंदे को ये स्टाइल इस्तेमाल करता हुआ देखकर सच में मुझे ये स्टाइल से प्यार हो गया है। और दूसरा हम लोग कागानो को देखते हैं जो कि जेनन के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया था, लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो बंदा वापस से हमने जेब में से वो गोली को बाहर निकलता है। ये कर आगे वो जल्दी से उसके अंदर वाला सारा गोली को खा लेता है, और वो गोली की वजह से तो यहाँ पर जेनन ट्रांसफॉर्म होकर एक मॉन्स्टर में बदल गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि अब मैं तुम्हें काफी इजीली हरा दूंगा। ये कहकर आगे वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो शैडो है ना, वो काफी इजीली उसका अटैक को डच करते हुए उसको काफी ज्यादा पीटने लग जाता है। और ये देखकर तो यहाँ पर जेनन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार यहाँ पर चल के आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतना पावरफुल बनने के बावजूद भी वो कागानो को यहाँ पर हरा नहीं पा रहा था। और
आगे कागानो ने पार के मदद से आसपास में एक शील्ड बना देता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि अगर यहाँ पर एक न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा तो तुम यहाँ पर क्या करोगे। और अगर मैं सच बताऊं तो मैं भी एक न्यूक्लियर बॉम्ब हूँ। ये कहकर आगे वो अपना फेमस डायलॉग बताता है। और जैसे ही वो अपना डायलॉग को खत्म करता है, एक ही सेकंड में वो बंदा वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि शैडो का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से उस जहाँ पर पूरा सिटी में तबाही मच गया था। और उसका इतना खतरनाक अटैक को देखकर तो यहाँ पर शैडो गार्डन के सभी मेंबर कागानो के प्यार में ही गिर गए थे। और दूसरा हम लोग आयरस को देखते हैं, जहाँ पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये चीज किसने किया। और दूसरा हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं, और पता नहीं क्यों यहाँ पर इतना तबाही मचने के बावजूद भी वो यहाँ पर अपना फेंसिंग स्टाइल का प्रैक्टिस कर रही थी। और तभी अचानक से उस जगह पर आयरस आ जाती है, और वो उसको सही सलामत देखकर वो सीधा जाकर उसको हक कर लेती है। फिर हमें डायरेक्ट अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर तो प्रिंसेस काफी देर से कागानो से बातें करने की कोशिश कर रही थी। जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि इस बार तो वो सच में कागानो के प्यार में पूरा ही पागल हो चुकी है। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम्हें मेरा फिनिशिंग स्टाइल काफी ज्यादा पसंद है, और इसी वजह से अगर तुम बुरा ना मानो तो हम लोग और भी कुछ दिन रिलेशनशिप में रह सकते हैं। और अगर मैं सच बोलूँ तो मैं भी तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करने लग गई हूँ, और इसी वजह से चलो ना हम लोग दोबारा एक दूसरे को डेट करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कागानो है ना, वो यहाँ पर कहाँ ही मानने वाला था। जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम बाहर में जाओ, मुझे तुम्हारे साथ डेट बिल्कुल भी नहीं करना है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे साइड प्रिंसेस को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी। जहाँ पर वो रोने के बजाय उससे कहने लग जाती है कि चलो ठीक है। ये बताकर आगे वो कागानो के ऊपर एक अटैक करता है, जिस वजह से उस जगह पर खून ही खून हो गया था। और तभी हमें एक रिपोर्ट में पता चलता है कि एक बंदा काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, जिस वजह से वो खत्म हो गया था। और अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि शैडो गार्डन के सभी मेंबर एक साथ बैठकर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जहाँ पर अल्फा कहने लग जाते हैं कि सच में हमारा बॉस काफी ज्यादा कूल है ना। ये बताकर आगे वो लोग जल्दी से हमने नेक्स्ट मिशन के लिए रेडी हो जाती है। और दूसरा कागानो ने जो अटैक किया था, इस वजह से तो शहर के बीचों बीच काफी बड़ा एक गड्ढा हो गया था। और इस वजह से आगे सभी लोग उस जगह पर छानबीन कर रहे होते हैं कि आखिरकार ऐसे कैसे हुआ। जिस पर आयरस कहने लग जाती है कि शायद से ये सारा कुछ डियाब्लो के गैंग वाले लोगों ने किया है। जिस पर एक बंदा कहने लग जाता है कि हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ उसने किया है। और सारा कुछ छानबीन करने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि ऐसा कुछ किसी और ने किया है। और इसी के साथ साथ हमें इस जगह पर एक आर्टिफैक्ट भी मिला था, और वो आर्टिफैक्ट तो यहाँ पर एक स्टार की तरह दिख रहा था। और तभी हम लोग सेरी नाम की एक लड़की को देखते हैं, जो कि काफी सारा बुक को उठाकर एक जगह पर लेकर जा रही थी। लेकिन सामने कुछ ना दिखने की वजह से गलती से वो कागानो से टकराकर वहाँ पर नीचे गिर जाती है। और तभी हम लोग कागानो को देखते हैं, जिसके शरीर में काफी ज्यादा खून था। लेकिन जब भी सेरी कागानो को पहली बार देखता है, वो यहाँ पर काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। और तभी हम लोग को रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बंदा आराम से एक गली के अंदर से गुजर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक बंदा आकर उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं असल में शैडो गार्डन का एक मेंबर हूँ, लेकिन ये सारा कुछ तो असल में झूठ था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कागानो आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठ के खाना खा रहा था। और यहाँ पर तो वो दोनों असल में कागानो को चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। और दूसरा हम लोग सेरी को देखते हैं, जो कि काउंसिल में बैठी हुई थी। और तभी आयरस उसको एक आर्टिफैक्ट दिखाता है, जो कि एक स्टार की जैसा लग रहा था। और ये आर्टिफैक्ट उसको उसी जगह से मिला है जहाँ पर शैडो ने अटैक किया था। जहाँ पर आयरस उससे कहने लग जाती है कि हमें ये आर्टिफैक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस चीज को देखकर पता लगाओ कि आखिरकार ये चीज है क्या। और इसका ये बात को सुनकर आगे सेरी का फादर उससे कहने लग जाता है कि मुझे पक्का यकीन है कि तुम ये चीज कर लोगे, क्योंकि असल में तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे रिसर्चर हो। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कागानो हमने सभी दोस्तों के साथ एक मॉल पे गया था। और वो लोग तो असल में यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि उन लोग को यहाँ पर चॉकलेट परचेस करना था। और उन लोग का प्लान असल में ये था कि वो लोग यहाँ से चॉकलेट को परचेस कर वो लोग लड़कियों को पकड़ा देंगे, जिससे कि सभी लड़कियां उसके प्यार में बिल्कुल पागल हो जाए। लेकिन यहाँ पर तो उन लोग को बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिरकार ये चॉकलेट क्या चीज है। और आगे जब भी वो लोग मॉल के अंदर घुसते हैं, वहाँ पर तो काफी बड़ा लंबा लाइन था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक लड़की आती है और हमारे शैडो को वहाँ से लेकर जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि असल में सर हमें आपका सर्वे करना है। ये कहकर आगे वो शैडो को एक सीक्रेट रूम पर लेकर जाती है। और तभी यहाँ पर कागानो को पता चलता है कि ये जो पूरा बिल्डिंग है, ये असल में एक शैडो गैंग का मेंबर ने बनाया था। और तभी अचानक से कागानो को याद आता है कि उसने असल में बचपन में एक लड़की को शुगर और काफी सारी चीजों के बारे में बताया था, और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि गामा है। जहाँ पर गामा उससे पूछने लग जाता है कि गामा क्या तुम ये पूरा का पूरा मॉल खुद से बनाए
आए हो, जिस पर वो हाँ बताते हुए नीचे आने लग जाता है। लेकिन जब भी वो नीचे आ रही होती है वो गलती से वहाँ पर ही गिर जाती है और आगे शैडो मस्त राजाओं की तरह अपने कुर्सी में बैठ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि सच में तुमने यहाँ पर काफी अच्छा काम किया। ये कहकर आगे वो अपने बाण में से थोड़ा बहुत उसको पावर दे देता है और आगे गामा उसको दिखाने लग जाती है कि ये बिजनेस को करने के बाद गामा ने यहाँ पर 100 बिलियन येन कमा लिया है। और ये देखने के बाद तो यहाँ पर कागानो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। लेकिन तभी अचानक से गामा उससे कहने लग जाती है कि यहाँ पर एक प्रॉब्लम खड़ा हो गया है कि एक बंदा रात में अपने आप को शैडो गार्डन का मेंबर कहकर सबको खत्म कर रहा है। और ये जानने के बाद तो यहाँ पर कागानो को ऐसा लग रहा था कि ऐसा कुछ प्रिंसेस कर रहा है और इसी वजह से वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे वो शख्स के बारे में पता है कि आखिरकार वो कौन है और मैं खुद ही उसको पकड़ने वाला हूँ, इसी वजह से तुम लोग जरा टेंशन मत करो। ये कहकर आगे वो चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। जहाँ पर गामा उससे कहने लग जाती है कि सर मुझे पहले से पता है कि आप काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और इसी वजह से आप मेरी नई बंदी नू को यहाँ से लेकर जाओ, ये आपका काफी ज्यादा मदद करेगी। और उसका ये बात को सुनकर आगे कागानो छुप कर उसका एक सोने का कॉइन चुरा लेता है। फिर हमें डायरेक्ट रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागानो के सभी दोस्त भाग कर हमने घर पर जा रहे थे क्योंकि चॉकलेट परचेज करने के चक्कर में यहाँ पर काफी ज्यादा लेट हो चुका है। लेकिन तभी अचानक से कागानो को एहसास होता है कि यहाँ के आसपास कहीं ना कहीं जगह पर हमला हुआ है और इसी वजह से कागानो जल्दी से अपने दोस्तों से कहने लग जाता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से निकल जाओ क्योंकि मेरा पेट यहाँ पर हद से ज्यादा खराब हो गया है, इसी वजह से मैं यहाँ पर ही पॉटी करने वाला हूँ। और उसका ये बात को सुनकर दूसरे उसके दोस्त कहते हैं कि चलो ठीक है। ये कहकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं और दूसरे हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जो कि एक बंदे से लड़ रही होती है और वो बंदा असल में वही शख्स था जो कि अपने आप को शैडो गार्डन का मेंबर कह रहा था। और तभी हम लोग कागानो को देखते हैं जो कि ऐसा कुछ ऊपर से देख रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से वो फेक शैडो गार्डन के काफी सारे लोग आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग आने के साथ ही साथ वो लोग सीधा जाकर प्रिंसेस के ऊपर अटैक कर देते हैं और उन लोगों का इतना सारे अटैक के वजह से तो यहाँ पर प्रिंसेस काफी ज्यादा घायल हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर शैडो आकर प्रिंसेस को बचा लेता है जहाँ पर वो उन लोगों से कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मेरा नाम खराब कर रहे हो। ये कहकर आगे वो प्रिंसेस से कहने लग जाता है कि जल्दी से तुम यहाँ से निकल लो, मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगा। और आगे प्रिंसेस के जाने के बाद शैडो एक एक करके सभी को वहाँ पर ही खत्म करने लग जाता है। और तभी अचानक से इतने में वहाँ पर न्यू आ जाती है जो कि एक बंदे को पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि मैं तुमसे पूछताछ करने वाली हूँ। और तभी हम लोग अगले सीन में एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि हमारा प्लान धीरे धीरे करके खराब हो रहा है, लेकिन ज्यादा टेंशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा नेक्स्ट प्लान काफी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस अपने बड़ी बहन आयरिस के साथ बातें कर रही थी जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि फाइट की वजह से मेरा हाथ टूट चुका है और मुझे पता चला है कि ऐसा कुछ अटैक शैडो गार्डन वाले लोग नहीं कर रहे हैं बल्कि डियाब्लो के कल्ट वाले लोगों ने ऐसा कुछ किया है जहाँ पर वो लोग रात में लोगों को मारकर शैडो गार्डन का नाम खराब कर रहे हैं। आयरिस कहती है कि ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है, डियाब्लो कल्ट और शैडो गार्डन के सभी मेंबर हमारे दुश्मन हैं। और अगले सीन में हमें ये पता चलता है कि शैडो के दोस्तों ने उसका नाम काफी ज्यादा खराब कर दिया था क्योंकि यहाँ पर सभी को पता चल गया था कि कागानो रात में एक अनजान गली पे जाकर पॉटी करके आया है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि कागानो के एक दोस्त एक लड़की को चॉकलेट देता है, लेकिन यहाँ पर उसका चॉकलेट देने का स्टाइल काफी ज्यादा अजीब था और इसी वजह से वो लड़की उसको रिजेक्ट करती हुए जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और दूसरा हम लोग कागानो को देखते हैं जो कि आराम से लाइब्रेरी में बैठा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसके पास सेरी आकर उसके बाजू में बैठ जाती है और ये देखकर आगे कागानो हमने उनमें कहने लग जाता है कि चलो मैं इसको ही अपना चॉकलेट देकर यहाँ से निकल जाता हूँ। और आगे कागानो उसको चॉकलेट देकर चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। फिर अगले सीन में हम लोग ये देखते हैं कि सेरी कागानो का दिया हुआ वो चॉकलेट खाते हुए रिसर्च कर रही थी और ये चॉकलेट को देखकर तभी उसके फादर आकर उससे कहने लगते हैं कि अगर तुमको ये चॉकलेट किसी ने दिया है तो इसका मतलब वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है। और उसका ये बात को सुनकर तभी सेरी को याद आता है कि कागानो असल में वही बंदा है जिसके शरीर में उस दिन काफी ज्यादा खून लगा हुआ था जहाँ पर कागानो ने उसके पास आकर उसका हेल्प करी थी। और इसी वजह से आगे वो हमने उनमें सोचने लग जाती है कि शायद मैं भी कागानो से प्यार करने लग गई हूँ। ये सोचकर आगे वो अपने फुल जोश से उसके ऊपर रिसर्च करने लग जाती है जो देखकर उसके फादर कहते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने मॉम की तरह काफी ज्यादा आगे जाने वाली हो। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर श्री अभी भी अपने रूम पर बैठकर वही चॉकलेट को खा रही थी जहाँ पर वो उस चॉकलेट को खाते हुए अपने मन में कहने लग जाती है कि सच में मुझे कागानो से काफी ज्यादा प्यार हो गई है। और तभी हम लोग दूसरे कागानो को देखते हैं जो कि अपना स्कूल पर जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके पास नू आकर उसको बताने लग जाती है कि असल में डियाब्लो के कल्ट पे कुछ बच्चे होते हैं जो कि स्टेज बाय स्टेज होता है, फर्स्ट चिल्ड्रेन, सेकंड चिल्ड्रेन और थर्ड चिल्ड्रेन, और ये लोग नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लेकिन दूसरी साइड तो कागानो यहाँ पर कुछ अलग ही ख्यालों में था जहाँ पर वो काफी देर से एक पेपर को देखे जा रहा था और वो पेपर में तो असल में एक
टूर्नामेंट के बारे में लिखा था जिसमें कि उसका नाम भी ऐड है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ असल में उसके दोस्तों ने किया था। और इसी वजह से ये देखकर तो यहाँ पर कागानो काफी ज्यादा टेंशन में था और आगे नु कागानो को रेक्स नाम के एक बंदे के बारे में बताने लग जाती है। वो बताती है कि मुझे पता चला है कि रेक्स काफी ज्यादा पावरफुल है, लेकिन दूसरी साइड तो कागानो यहाँ पर कुछ भी करना नहीं चाहता था और इसी वजह से जाने से पहले वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि तुम ये साको संभाल लोगे। ये कहकर आगे वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी अचानक से नू सामने एक कपल को देखती है और ये देखकर आगे वो उन्हें सोचने लग जाती है कि मेरा जिंदगी पहले काफी ज्यादा अच्छी थी, लेकिन अभी मैं काफी ज्यादा खुश हूँ क्योंकि शैडो सर ने मेरे अंदर से वो प्रोजेक्शन वाला चीज को निकाल दिया, जिस वजह से मैं ये नॉर्मल हो पाई। फिर हमें डायरेक्ट टूर्नामेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागानो की बड़ी बहन काफी इजीली अपने ओपोनेंट को हरा दिया था और दिखने में वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। और दूसरी साइड हम लोग काफी सारे स्टूडेंट को देखते हैं जो कि बैटिंग कर रहे होते हैं और तभी देखते देखते टूर्नामेंट पे कागानो का बारी भी आ जाता है और यहाँ पर तो असल में उसका ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि रोज थी, जहाँ पर वो आकर ही सीधा रेडी हो जाती है कागानो के साथ फाइट करने के लिए। और देखते देखते उन लोगों का फाइट स्टार्ट हो जाता है और ये सारा कुछ स्लो मोशन में चल रहा था, जहाँ पर वो अपने मुंह से फेक खून निकल कर एक्टिंग करने लग जाता है कि वो ये मैच को हार गया है। और ये देख कर यहाँ पर सबको ऐसा लग रहा था कि रोज यहाँ पर जीत चुका है। लेकिन तभी कागानो दोबारा खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि मैं दोबारा लड़ सकता हूँ, जो सुनकर आगे रोज बार बार उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है, जिस वजह से वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गया था। और असल में तो यहाँ पर कागानो का प्लान ये था कि असल में उसको 100 बार रोज से हारना है और सबको ये दिखाना है कि वो असल में एक बैकग्राउंड कैरेक्टर है। लेकिन तभी हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर तो रोज को कागानो से प्यार हो गया था और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको समझ आ गया था कि कागानो असल में काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी इतने में उस जगह पर रेफरी आ जाता है जो कि कागानो को बचाते हुए जल्दी से रोज को विनर घोषित कर देता है और आगे कागानो अपने मुंह पर पट्टी बांधते हुए यहाँ से जा रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास सेरी आ जाती है और उसके साथ बातें करने की कोशिश करती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैंने आपका फाइट देखा और आपको देखकर मुझे ऐसा लगा कि आपके अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना है और इसी वजह से मैं आज आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ और मैं असल में आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और ये लो, ये मेरी हाथ का बनाया हुआ कुकीज है और उस दिन आपने मुझे चॉकलेट गिफ्ट किया था, इसी वजह से मैं आज आपके लिए ये कुकीज लाई हूँ। और रिलेशनशिप पे जाने से पहले मैं ये चाहती हूँ कि हम दोनों सबसे पहले दोस्त बने। और उसका ये बात को सुनकर कागानो कहता है कि चलो ठीक है। और उसका ये बात को सुनकर तो दिल से सेरी काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जहाँ पर वो अपने डैड से कहने लग जाती है कि फाइनली मैंने इसको अपना दोस्त बना लिया। और आगे कागानो श्रेय का डैड से बातें करने लग जाता है, जहाँ पर कागानो को पता चलता है कि असल में श्रेय के फादर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल है और इसी के साथ साथ वो पहले एक लेजेंडरी नाइट भी थे, जहाँ पर उसने अकेला ही बुशिंग फेस्टिवल पे काफी सारे लोगों को हार कर जीत हासिल किया था। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेरी कागानो का दिया हुआ वो चॉकलेट को खाते हुए कागानो के बारे में सोचे जा रहा होता है और तभी अचानक से उसको याद आता है कि कागानो तो असल में प्रिंसेस के साथ रिलेशनशिप पे था और इसी वजह से वो ये डिसाइड करता है कि उसको अभी प्रिंसेस के पास जाकर उससे इसके बारे में बातें करना चाहिए। और दूसरे हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जो कि अपने रूम पर बैठे हुए आराम से अपना कॉफी को पी रही थी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर श्रेय आ जाती है और वो प्रिंसेस के साथ बातें करने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में आपके साथ यहाँ पर कुछ डिस्कस करने के लिए आई हूँ। मुझे पता चला है कि आप और कागानो पहले रिलेशनशिप पे थे और इसी वजह से मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप दोनों अभी भी एक दूसरे को डेटिंग कर रहे हो। प्रिंसेस बताती है कि नहीं, हम दोनों अभी एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा शेरी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसको इतना ज्यादा खुश देखकर तो दूसरा प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसको बिल्कुल यकीन नहीं हो रही थी कि कागानो ने दोबारा और एक नई लड़की को फंसा लिया। जहाँ पर शेरी उससे कहने लग जाती है कि मैं असल में कागानो से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और इसी वजह से मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। इसी वजह से मैं ये जानना चाहती थी कि अभी भी आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप पे हो या फिर नहीं। ये कहकर आके शेरी खुश होकर चुपचाप वहाँ से चली जाती है और तभी हम लोग दूसरा प्रिंसेस को देखते हैं और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। और अगले दिन जब भी शैडो अपने क्लास पे जाता है, यहाँ पर तो सभी उसके साथ काफी अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने कल टूर्नामेंट पे काफी ज्यादा चोट खाया था। और तभी अचानक से उस जगह पर रोज आ जाती है और ये तो असल में वही लड़की थी जो कि कागानो को टूर्नामेंट पे हराया था। और तभी हमें पता चलता है कि वो तो असल में यहाँ पर स्टूडेंट काउंसिल के बारे में बातें करने के लिए आया था। और तभी हम लोग दो साइड वही अननोन पर्सन को देखते हैं जिसके हाथ में एक डिवाइस था, जहाँ पर वो उस डिवाइस के मदद से ये पूरा स्कूल में एक बैरियर लगा देता है। और ये बैरियर की वजह से तो यहाँ पर कागानो को काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था। और दूसरा प्रिंसेस जब भी स्कूल पर जा रही होती है वो ये देखती है कि उस जगह पर तो गेट बंद था और तभी वो खिड़की पर नोटिस करता है जहाँ पर एक बंदा मरा हुआ था। और दूसरी साइड तो कागानो को यहाँ पर पता चल गया था कि ये बैरियर की वजह से यहाँ पर सभी का मैजिक बंद हो गया है। और तभी अचानक से देखते देखते क्लास के अंदर काफी सारे गुंडे घुस जाते
जाते हैं। और इतने सारे गुंडे को देखकर तो यहाँ पर कागानो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। लेकिन जब भी वो लोग ये बोलते हैं कि वो लोग असल में शैडो गार्डन से हैं, ये सुनकर तो यहाँ पर कागानो हद से ज्यादा गुस्से में आ गया था। जहाँ पर वो सभी गुंडे कहने लगते हैं कि हम लोगों ने असल में तुम्हें पूरी तरीके से घेर लिया है, जिस पर रोज कहती है कि तुम यहाँ पर ऐसा नहीं कर सकते। ये कहकर आगे वो जल्दी से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन जब भी वो अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है, वो नोटिस करती है कि ये बैरियर की वजह से तो उसका मैजिक पूरी तरीके से बंद हो गया था। और इस चीज का फायदा उठाकर आगे वो गुंडा रोज के ऊपर अटैक करके उसका शॉट को तोड़ देता है। और आगे जब भी वो गुंडा उसको खत्म करने वाला होता है, इतने में उसके सामने कागानो आकर उसको बचा लेता है। लेकिन इस चक्कर में तो उसका अटैक कागानो को लग गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। लेकिन जैसे ही प्रिंसेस ये देखती है, वो काफी ज्यादा रोने लग जाती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और आगे वो कागानो को अपने गोद में उठाते हुए उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता था कि तुम मुझसे काफी ज्यादा प्यार करते हो, और इसी वजह से क्या तुमने मुझे बचाने के लिए अपना जान का बाजी लगा दिया। ये कहकर आगे वहाँ पर रोज काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और आगे हमें पता चलता है कि ये सभी गुंडे मिलकर सभी स्टूडेंट को हॉस्टेज बनाकर रख दिया था, जहाँ पर सभी लोगों ने उन लोगों को ऑडिटोरियम में बंद कर दिया था। और दूसरे हम लोग कागानो को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो तो असल में अभी भी जिंदा है, जहाँ पर वो अपने हट के ऊपर 2-3 मुक्का मार के जल्दी से जिंदा हो जाता है। और आगे वो अपने पार के मदद से अपने बॉडी का सारा ठेठ को चेंज कर देता है। और ठेठ चेंज करने की वजह से तो यहाँ पर उसका मैजिकल पावर दोबारा वापस आ गया था। और दूसरे हम लोग सेरी को देखते हैं, जो कि अभी भी बैठ कर वो आर्टिफैक्ट के ऊपर रिसर्च कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से उस रूम पे एक बंदा आ जाता है उसको खत्म करने के लिए, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं असल में शैडो गार्डन से हूँ और मैं यहाँ पर तुमसे ये आर्टिफैक्ट को लेने के लिए आया हूँ। लेकिन आगे जब भी वो सेरी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, तभी अचानक से ठीक टाइम पे उस जगह पर एक बंदा आकर उसको बचा लेता है, जहाँ पर वो शख्स जल्दी से सेरी को यहाँ से भागने के लिए कहता है, जो सुनकर आगे सेरी भी जल्दी से वो आर्टिफैक्ट को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और दूसरे हम लोग कागानो को देखते हैं, जो कि आराम से स्कूल के छत पर खड़े होकर ये सारा कुछ तमाशा देख रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं ये चीज काफी टाइमों से चाहता था, फाइनली ये टाइम आ चुका है। और दूसरे हम लोग प्रिंसेस और उसकी बड़ी बहन को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि आखिरकार वो लोग कैसे ये स्कूल के अंदर घुसेंगे, क्योंकि बैरियर की वजह से वो लोग अंदर पे नहीं जा पा रहे थे। और दूसरे हम लोग कागानो को देखते हैं, जो कि कहने लग जाता है कि फाइनली मेरा सपना पूरा हो गया, मेरे स्कूल के ऊपर हमला हुआ है और मैं एक हीरो बनकर अपने सभी दोस्तों को बचाऊंगा। ये कहकर आगे वो अपने पावर की मदद से एक एक करके सभी को खत्म करने लग जाता है। और उसका इतना छोटा अटैक के वजह से तो यहाँ पर काफी सारे लोग मारे गए थे। और दूसरे हम लोग सेरी को देखते हैं, जो कि वो आर्टिफैक्ट को लेकर इधर उधर भाग रही होती है। और यहाँ पर तो उसके सामने काफी सारे लोग थे, जो कि उसको ढूंढने जा रहे थे। और इसी वजह से आगे कागानो एक एक करके उसके सामने आने वाला सभी बंदे को एक ही झटके में खत्म कर देता है। ये कर आगे वो बिल्डिंग से कूदकर जल्दी से अपने शैडो वाले यूनिफॉर्म पर आ जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो सभी लोगों को मारते हुए सेरी को बचा रहा था। और तभी अचानक से सेरी को याद आता है कि वो बंदे ने जब उससे मिला था, वो उसको ये बता रहा था कि उसको असल में ये आर्टिफैक्ट चाहिए, क्योंकि जब वो दोनों आर्टिफैक्ट को एक साथ जोड़ेगा, वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होने वाला है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे कागानो उसके पास आकर सभी को मारते हुए सेरी को बचा लेता है। लेकिन आगे जब भी सेरी सीढ़ियों से गिरने वाला होता है, ठीक टाइम पे उस जगह पर कागानो आकर उसको बचाते हुए वो आर्टिफैक्ट को पकड़ लेता है। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि शैडो काफी सारे लोगों को मारकर टंगा कर रखा हुआ था। और तभी हम लोग दूसरे कागानो को देखते हैं, जो कि वो आर्टिफैक्ट के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर उसको एक डिवाइस दिखता है, और असल में यही डिवाइस की वजह से स्कूल में सभी का मैजिक गायब हो गया था। जहाँ पर सेरी उसको बताने लग जाती है कि जब ये डिवाइस सबका मैजिक को चुरा लेगा, वहाँ पर ही काफी खतरनाक एक विस्फोट होगा। और अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये लोग सभी स्टूडेंट को ऑडिटोरियम में इसलिए इकट्ठा कर रहे हैं ताकि वो लोग एक साथ सभी स्टूडेंट का मैजिकल पावर को खींच सके, जिस चीज का फायदा उठाकर वो लोग एक ही झटके में वहाँ के सभी स्टूडेंट को मार देंगे। और उसका ये बात को सुनकर आगे कागानो उससे पूछने लग जाता है कि क्या इस चीज को रोकने का कोई तरीका है। वो बताती है कि हाँ, कि आर्टिफैक्ट की वजह से वो ब्लास्ट को रोका जा सकता है, और जब भी हम लोग वो दोनों डिवाइस को एक साथ जोड़ देंगे, अचानक से वो ब्लास्ट वहाँ पर ही शांत हो जाएगी। लेकिन ये आर्टिफैक्ट थोड़ा सा खराब है, और मैं अगर सच कहूँ तो ये आर्टिफैक्ट को ठीक करने के लिए मुझे थोड़ा सा औजार चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सारा सामान मेरे रूम पर है। कागानो कहता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, मैं तुम्हारे लिए वो औजार को यहाँ पर ला कर ही रहूंगा। और दूसरा हम लोग वही बंदे को देखते हैं, जो कि कहने लग जाता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं इस मिशन को कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन आप ज्यादा टेंशन मत करिए, कुछ भी हो जाए इस बार मैं ये मिशन को कंप्लीट कर ही रहूंगा। ये कहकर आगे जब भी वो सेरी को ढूंढने के लिए जाता है, उसको खत्म करने के लिए, अचानक से उसके सामने कागानो आकर उसका काफी ज्यादा धुलाई करता है। और उसको इतना पावरफुल देखकर आगे वो बंदा कागानो से कहने लग जाता है कि तुम अब ये बैरियर के अंदर मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरा कागानो भी थोड़े ना कम था, वो दोबारा उसके पीछे आकर उसको एक लात मारता है। लेकिन तभी अचानक से वो ये
देखता है कि क्लासरूम के अंदर तो उसके सभी साथियों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और ये देखकर तो यहाँ पर उसको समझ आ गया था कि वो काफी बड़ा गलती कर दिया है। लेकिन इनने में उस जगह पर कागानो उसके पीछे जाकर उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और दूसरे हम लोग नू को देखते हैं जो कि सेरी का रूम पर जाकर ये देखती है कि जिसने सेरी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो वहाँ पर ही मारा गया है। और वहाँ पर वो बंदे का जो असिस्टेंट था उसको तो नू काफी पहले से ही उसको पहचानता था, क्योंकि असल में उसके साथ नू का शादी होने वाला था, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। और दूसरे हम लोग कागानो को देखते हैं जो कि सेरी का रूम के अंदर चला जाता है वो टोल को लेने के लिए। और तभी उस जगह पर नू आकर उसको बताने लग जाती है कि हम लोगों ने काफी पहले से इसके लिए इंतजाम करके रखे हुए थे, लेकिन वो डिवाइस की वजह से आपका मैजिकल पावर उन लोगों से भी निकल रहा है। और दूसरे हम लोग गामा को देखते हैं जो कि अपना प्लान को इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से वो जाते जाते दोबारा वहाँ पर ही गिर जाती है। और दूसरा नू का सारा कुछ बातें सुनने के बाद कागानो उससे कहने लग जाता है कि चलो ठीक है, मुझे मेरा सामान सारा कुछ मिल चुका है, इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम सारा कुछ संभाल लो। और यहाँ पर तो कागानो ने उसको बता दिया था कि ये सारा कुछ एक आर्टिफैक्ट के वजह से हो रहा है। और इसी वजह से आगे नू अपने मन में सोचने लग जाता है कि सच में शैडो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है। और इसी वजह से तो वो यहाँ पर उसके पैर में पूरी तरीके से गिर चुकी थी। और आगे कागानो उसके रूम पर जाकर सेरी को उसका सारा सामान दे देता है। और वहाँ पर तो कागानो काफी देर से बाहर की तरफ देख रहा था कि आखिरकार बाहर पर क्या चल रहा है। और दूसरे हम लोग रोज को देखते हैं जो कि ऐसे ही यहाँ पर हॉस्टेज बनकर बैठी हुई थी, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाती है कि वो यहाँ पर अचानक से पावरलेस हो चुकी है और वैसे भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। और दूसरे हम लोग सेरी को देखते हैं जो कि वो आर्टिफैक्ट को ठीक करते हुए उससे कहने लग जाती है मैंने ये चीज को ठीक कर दिया है और अब बस हमें ये आर्टिफैक्ट के साथ वो डिवाइस को कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे कि सारा कुछ शांत हो जाएगा। ये बताकर ही आगे वो दोनों एक खुफिया रास्ते से यहाँ से निकलने का डिसाइड करते हैं। लेकिन जाते हुए तो यहाँ पर सेरी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिरकार इतना खतरनाक सिचुएशन में उसका फादर कहाँ पर है। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा लग रहा था कि असली दुश्मन असल में उसका फादर ही है। और तभी हमें बचपन में सेरी का बैक स्टोरी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि उसके आंखों के सामने उसके मॉम को किसी ने मार दिया था। और वो बंदे को देखकर तो यहाँ पर सेरी को ऐसा लग रहा था कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसके फादर ही है। और आगे फ्यूनरल के टाइम पर उसके फादर आकर उससे कहने लग गया कि तुम जरा टेंशन मत करो, अब से तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो और बस अब से तुम अपने रिसर्च पे पूरी तरीके से ध्यान देना। ये सोचकर ही जल्दी से सेरी वहाँ से चली जाती है। और दूसरा हम लोग सभी गुंडे को देखते हैं जो कि एक एक करके सभी स्टूडेंट के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ देखने के बावजूद भी यहाँ पर रोज कुछ भी नहीं कर पा रही थी। और तभी उस जगह पर सेरी आकर ये देखती है कि वहाँ पर तो वो आग वाला डिवाइस चमक रहा था और इसी वजह से आगे वो जल्दी से वो आर्टिफैक्ट को उसके तरफ फेंकती है। और आगे जब भी वो दोनों डिवाइस मर्ज होते हैं अचानक से सभी लोगों का मैजिक दोबारा से वापस आ जाता है, जिससे इसका फायदा उठाकर आगे रोज जल्दी से एक एक करके सभी गुंडे को खत्म करने लग जाती है। और यहाँ पर रोज ही नहीं उन लोगों के साथ काफी सारे स्टूडेंट भी उन लोगों से लड़ रहे थे, जहाँ पर रोज लड़ाई करते हुए अपने मन में कहने लग जाती है कि अगर मैं मर भी गई तो इससे मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असलियत में मेरे लिए सब कुछ कागानो ही था और कागानो ने मुझे बचाने के लिए अपने जान की बाजी लगाई थी। और इसी वजह से मैं कागानो को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ। और तभी अचानक से उसको एक फ्लैशबैक किया जाता है एक नए बंदे का, और वो बंदा तो यहाँ पर अपने मुंह पर एक मास्क पहना हुआ था। और देखते देखते तभी अचानक से उस जगह पर शैडो आ जाता है, जहाँ पर वो रोज से कहने लग जाता है कि सच में तुमने काफी अच्छा काम किया। और यहाँ पर शैडो आया है तो इसका मतलब यहाँ पर उसका पूरा टीम भी है, जहाँ पर वो लोग अपना स्लोगन गाते हुए धड़ाधड़ सभी लोगों को खत्म करने लग जाते हैं। और इस चीज का फायदा उठाकर आगे जब भी स्टूडेंट यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं अचानक से उस जगह पर काफी ज्यादा आग लग जाता है। और ये सारा कुछ तो असल में वो अननोन पर्सन ने किया था, लेकिन इसके बावजूद भी सभी स्टूडेंट बिल्कुल भी हार नहीं मानते, जहाँ पर वो लोग जैसे तैसे करके फाइनली बाहर पर आ जाते हैं। और दूसरा जब भी आयरिस को पता चलता है कि अंदर पे शैडो गार्डन घुसा है यहाँ पर, तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और दूसरा हम लोग सेरी को देखते हैं और वो भी यहाँ पर अपना जान बचाते हुए भाग रही थी। और दूसरा हम लोग वही बंदे को देखते हैं जो कि सेरी का रूम पर जाकर कुछ डॉक्यूमेंट को जला रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि उसका फादर है। और तभी उस जगह पर शैडो आकर उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम ये सारा कुछ क्यों कर रहे हो। वो बताता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं पहले एक नाइट रह चुका हूँ, और जब मैंने पहली बार सेरी का मॉम से मिला था वो भी एक रिसर्चर थी, और मैं अगर सच कहूँ तो वो सच में काफी अच्छी रिसर्चर थी। लेकिन जब उसको ये आंख वाला डिवाइस मिला वो ये डिसाइड किया था कि ये डिवाइस काफी ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से इस चीज को हमें गवर्नमेंट को दे देना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे तो मुझे ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं आया था, और इसी वजह से मैंने सेरी का मॉम को वहाँ पर ही मार दिया। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कागानो काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, और इसी वजह से आगे वो जल्दी से रेडी हो जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। लेकिन उसके पहले ही अटैक में कागानो खिड़की से गिर जाता है, और ये देखकर सेरी का फादर को तो ऐसा लग रहा था कि अब कागानो मर चुका है। लेकिन तभी अचानक से इतने में कागानो अपने शैडो वाले फॉर्म पर आ जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं
नहीं छोड़ने वाला। ये कहकर आगे वो जल्दी से रेडी हो जाता है उसके साथ फाइट करने के लिए। लेकिन तभी अचानक से शेरी का फादर वो डिवाइस के अंदर जितने भी मैजिक पावर थे वो जल्दी से अपने अंदर सारा पावर को खींच लेते हैं और इस वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा ही पावरफुल बन गया था। लेकिन यहाँ पर शैडो भी थोड़ी ना कम था, वो उसका सभी अटैक को डॉज करते हुए उसको इंजर्ड कर देता है, जहाँ पर वो काफी गुस्से से उससे कहने लग जाता है कि तुमने इसी तरीके से शेरी का मोम को तड़पा तड़पा कर मारा था ना, मैंने सही कहा ना, और इसी वजह से मैं भी आज तुम्हारे साथ ठीक यही करने वाला हूँ। ये कहकर ही आगे वो तड़पा तड़पा कर उसको वहाँ पर ही मार देता है। लेकिन ऐसा करते हुए तो यहाँ पर शेरी उसको देख लिया था, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शैडो सच में काफी ज्यादा गलत इंसान है। लेकिन शैडो है ना, वो ये जानने के बावजूद भी चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। और आगे हमें पता चलता है कि शैडो गार्डन के सभी मेंबर को पता चल गया था कि सभी शैडो गार्डन के बारे में काफी बुरा वाला बातें कर रहे हैं, और इसी वजह से अल्फा गुस्से में आकर जल्दी से वो पेपर को जला देती है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेरी जल्दी से जाकर कागनों से मिलती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारे साथ बातें करके काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन अब मैं एक नए कंट्री पर जा रहा हूँ अपना पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए, और इसी वजह से तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा दोस्त बनने के लिए। ये कहते हुए आगे वो उसको बाय कहते हुए वहाँ से जल्दी से चली जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो वो शैडो से काफी ज्यादा नफरत करती है, लेकिन यहाँ पर उसको अभी भी पता नहीं है कि कागनो और शैडो एक ही इंसान है। और अगले दिन पे हम लोग ये देखते हैं कि हर दिन कागनो की बड़ी बहन उसके रूम पर आकर उसको चेक करती थी, लेकिन हर बार तो कागनो अपने रूम पर बिल्कुल भी नहीं होता है, जहाँ पर वो हमेशा अपने बड़ी बहन से छुप छुप कर अपना काम को करे जा रहा था। और दूसरा हम लोग बीटा को देखते हैं जो कि आराम से सो रही होती है, और दूसरा हम लोग शैडो गार्डन के और एक मेंबर को देखते हैं जिसका नाम इप्सिलॉन है, और वो तो यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने बॉडी को मोटा बना रही थी, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शैडो को मोटे लड़कियां काफी ज्यादा पसंद है। और दूसरा हम लोग बीटा को देखते हैं जो कि शैडो के बारे में काफी मस्त मस्त कहानियां बना रही थी, और आगे इप्सिलॉन और बीटा अपने सामने खड़े होते हैं, जहाँ पर वो दोनों ये बातें कर रहे थे कि इस बार कौन शैडो के काफी ज्यादा क्लोज जा पाएगा। और ऐसा इसलिए था क्योंकि ये दोनों शैडो को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ पर इप्सिलॉन कहने लग जाती है कि मेरा बॉडी काफी ज्यादा अच्छी है और इसी वजह से तुम देख लेना कि शैडो मेरे साथ ही रहेगा। लेकिन तभी इतने में उस जगह पर गामा आकर उन दोनों से कहने लग जाती है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, अल्फा ने हम तीनों को पर्सनल मिलने के लिए बुलाया है, इसी वजह से जल्दी से चलो। और दूसरा हम लोग प्रिंसेस और आइरिस को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों कुछ नए कपड़े को परचेस करने के लिए गामा के स्टोर पर आए थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो दोनों अब एक नए सिटी पर जाने वाले थे। और तभी अचानक से उस जगह पर गामा आकर उन दोनों को खाना देती हुए उन दोनों से थोड़ा सा बातें करती है। लेकिन तभी अचानक से प्रिंसेस को कागानो की याद आती है, ये सोचकर ही आगे वो उससे कहने लग जाती है कि मुझे एक स्पेशल इंसान के लिए कुछ अच्छे कपड़े चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर तभी गामा एक स्माइल करती है, और आगे वो उसके लिए एक फीमेल अंडरवेयर लाती है, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाती है कि अगर आप ये अंडरवेयर पहनोगी तो आप काफी ज्यादा सुंदर लगोगी। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आइरिस काफी ज्यादा गुस्से में थी, जहाँ पर वो गुस्से में आकर कहने लग जाती है कि मेरी बहन ये सा कुछ नहीं पहनेगी। लेकिन दूसरी साइड तो यहाँ पर प्रिंसेस को ये चीज काफी ज्यादा पसंद आया था, और इसी वजह से आगे वो उस अंडरवेयर को टाई करने के लिए चेंजिंग रूम पर चली जाती है। फिर हमें डायरेक्ट पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जब स्कूल में आग लग गया था रोज जल्दी से कागानो के पास गया था कि क्या वो ठीक है या फिर नहीं, जहाँ पर वो ये देखती है कि यहाँ पर तो कागानो पूरी तरीके से पट्टियों से बंधा हुआ था, और असल में वो तो यहाँ पर ये सारा कुछ एक्टिंग कर रहा था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे मेरा नई जिंदगी दी, और इसी वजह से मैं भी आज से अपना जिंदगी पूरा तुम्हें देने वाली हूँ, और कुछ ही हो जाए मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करूंगी। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पर रोज तो कागानो के साथ एक नई सिटी पर जा रहा था, लेकिन यहाँ पर तो कागानो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, जहाँ पर रोज उसका हाथ को पकड़ते हुए उसे बताने लग जाती है कि हम असल में नई सिटी में एक शॉर्ट फाइट देखने के लिए आए हैं, और वो शॉर्ट फाइट को देखकर हमें काफी ज्यादा नॉलेज मिल जाएगा, और तुम जरा टेंशन मत करो, मैं कभी भी तुम्हारा हाथ छोड़ने नहीं वाला, मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अच्छे से शॉर्ट फाइट सीखो, और सारा कुछ सीखने के बाद एक अच्छा इंसान बनकर फ्यूचर में जाकर तुम मुझसे शादी कर लो। और ये देखकर आगे कागानो उसका हाथ से अपने हाथ को छुड़ाते हुए कोई शॉर्ट फाइट का टेम्पलेट को देखने लग जाता है। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर भी रोज आकर अचानक से उसका हाथ को पकड़ लेती है, और आगे हम लोग ये देखते हैं कि रात पे सोते टाइम पे रोज उसके रूम पर आती है, लेकिन वहाँ पर तो कागानो नहीं था। ये देखकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है, और असल में तो यहाँ पर कागानो ऊपर दीवार पर चिपक कर सो रहा था। और आगे जब भी वो लोग सिटी पर घूमने लगते हैं उन लोगों को उस जगह पर काफी सारे चीज मिलता है, जहाँ पर रोज उससे कहने लग जाती है कि मेरा एक फेवरेट ऑथर ने एक नया बुक को लिखा है, और इसी वजह से मुझे ये बुक स्टोर से उसका साइन चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर आगे कागानो को ना चाहते हुए भी ये मानना ही पड़ता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि ऐसा कुछ बुक तो उसके बताए हुए स्टोरी पर लिखा हुआ था। और आगे जब भी वो ऑथर से जाकर मिलता है वो और कोई नहीं असल में बीटा था, जहाँ पर कागानो उससे पूछने
पूछने लग जाता है कि आखिरकार बेटा तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो बताती है कि मैं आपका स्टोरी को सुनकर एक नया बुक को लिखा हूँ और असल में हम लोग यहाँ पर एक नए मिशन के वजह से यहाँ पर आए हैं और आप ज्यादा टेंशन मत कीजिए, ये पूरा का पूरा कोड ये बुक के अंदर लिखा हुआ है। और उसका ये बात को सुनकर आगे कागनो सीधा रोज के पास जाकर उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करता है और दूसरे हम लोग अल्फा को देखते हैं जो कि नेक्स्ट मिशन के लिए बिल्कुल रेडी थी। और आगे जब भी वो एक चर्च पे घुसती है वो ये देखती है कि उस चर्च पे तो काफी सारे लोगों की डेड बॉडी था। ये देखकर आगे वो चुपचाप वहाँ से निकल लेती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागनो एक आइसक्रीम खाते हुए देख रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है, लेकिन तभी अचानक से वो ये देखता है कि एक आदमी वहाँ से भाग रहा है, जो देखकर आगे कागनो अपने आइसक्रीम के स्टिक के मदद से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और तभी अचानक से उसके पास सिलोन आ जाती है जो कि उसके साथ बातें करने लग जाती है, लेकिन बातें करने के टाइम तो वो अपना चेस्ट को कुछ ज्यादा हिला रहा था। और ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो असल में कागनो को इम्प्रेस करना चाहता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागनो हॉट स्प्रिंग पर नहाने के लिए आया था और उस जगह पर तो यहाँ पर प्रिंसेस भी नहा रही थी। वो यहाँ पर कागनो को देखकर काफी ज्यादा हैरान होती है और आगे कागनो के पूछने पर प्रिंसेस उसको बताने लग जाती है कि मैं असल में इस जगह पर चर्च के फादर बिशप से थोड़ा बहुत पूछताछ करने के लिए आई थी, क्योंकि हमें पता चला है कि उसके बारे में यहाँ पर काफी ज्यादा र्यूमर फैला है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चला है कि कल रात फादर बिशप को किसी ने खत्म कर दिया है। और तुम भी यहाँ पर गॉडेस स्टाइल के लिए आए हो, मैंने सही कहा ना? कागनो पूछता है कि आखिरकार ये चीज क्या है। वो बताती है कि गॉडेस स्टाइल में असल में सेंचुरी का डोर ओपन होता है जिसके अंदर से डेड हीरो बाहर निकलकर उन लोगों के साथ फाइट करते हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे कागनो अपने मन में सोचने लग जाता है कि अच्छा ऐसा बात है, वो डोर के अंदर जाना ही तो असल में अल्फा का मिशन है। और आगे गॉडेस स्टाइल स्टार्ट होता है और ये टाइल में तो काफी सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन यहाँ पर इतने सारे लोगों में से बस एक ही इंसान ने हीरो को समन किया था और दूसरा ऑडियंस में रोज, प्रिंसेस और बीटा एक साथ थी। और यहाँ पर तो सभी लोग बीटा की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, क्योंकि असल में वो पूरी दुनिया का सबसे फेमस ऑथर में से एक है। लेकिन यहाँ पर तो प्रिंसेस बीटा से काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि बीटा अंदर से काफी ज्यादा इवल है और वो हमेशा अच्छा बनने का दिखावा करता है। और इसी के साथ साथ प्रिंसेस चर्च के और एक फादर से काफी ज्यादा गुस्सा थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो फादर का नाम असल में जैक है। और यहाँ पर तो असल में जैक ने प्रिंसेस से पूछताछ करने के लिए मना कर दिया था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि फादर बिशप काफी पहले ही मारे गए थे। और यहाँ पर बीटा भी प्रिंसेस से काफी ज्यादा गुस्सा थी, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो पहले कागनो का एक्स गर्लफ्रेंड था, लेकिन असल में बीटा को भी कागनो की गर्लफ्रेंड बनना था। इस बात पे वो दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। और दूसरा हम लोग कागनो को देखते हैं और वो भी यहाँ पर बैठा हुआ था, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं यहाँ पर शैडो बन के आऊंगा और सबको हराकर चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा, और इसी वजह से मैं इतने सारे ऑडियंस के सामने काफी ज्यादा फेमस हो जाऊंगा। लेकिन अगली सीन में हमें पता चलता है कि अब जो फाइट करने वाला है वो डार्क नाइट एकेडमी का कागनो है, और असल में तो यहाँ पर कागनो का नाम रोज ने लिखवाया था। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर कागनो जीत जाएगा तो उन दोनों का शादी काफी इजीली से हो जाएगी। और ये जानने के बाद आगे कागनो अपने मन में कहने लग जाता है कि ये सिचुएशन से निकलने का मेरे पास बस 3 ही तरीका है। पहला कि मैं फाइट करूँ और अपने ओपोनेंट को हरा दूं, इससे मेरा आइडेंटिटी के बारे में सबको सारा कुछ पता चल जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन ये है कि मैं यहाँ से चुपचाप भाग जाऊं, लेकिन अगर मैं ये करूंगा तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और इसी के साथ साथ मेरी बड़ी बहन क्लेरी भी मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होगी। और तीसरा ऑप्शन कि मैं सबको कंफ्यूज करूं और इससे किसी का भी ध्यान मेरे ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगा। और इसी वजह से वो जल्दी से उस जगह पर शैडो फॉर्म पर आ जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से उस जगह पर एक हीरो को समन करता है। और वो तो यहाँ पर एक लड़की को समन किया था जो कि विच ऑफ कैलेमिटी है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इसका नाम असल में अरोरा है। बीटा बताती है कि असल में अरोरा हमने टाइम पे काफी ज्यादा पावरफुल थी, जो देखकर जैक कहने लग जाता है कि कुछ ही हो जाए शैडो अरोरा को बिल्कुल भी नहीं हरा सकता। लेकिन यहाँ पर भी शैडो काफी दिनों से स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट नहीं किया था, और इसी वजह से वो एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से फाइट करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था। और तभी अचानक से अरोरा उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन यहाँ पर शैडो भी थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक से काफी इजीली बच जाता है। और इतने में उसके पास कागनो आकर उसको एक ही सेकंड में वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और ये सारा कुछ देखकर तो यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान थे, जो देखकर आगे वो जल्दी से वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब भी कागनो वहाँ से जाता है अचानक से उस जगह का मेन सेंचुरी का डोर ओपन हो जाता है। और दूसरा कागनो तो ये सोच रहा था कि शायद कागनो के बारे में अभी सभी लोग भूल गए होंगे, जहाँ पर सभी के सभी ऑडियंस शैडो के बारे में बातें कर रहे होंगे। लेकिन तभी अचानक से कागनो के नीचे वो सेंचुरी का डोर आ जाता है, और यहाँ पर कागनो जहाँ पर भी जा रहा था वो डोर उसका पीछा कर रहा था। और इसी वजह से आगे कागनो अपने मन में कहने लग जाता है कि शायद सेंचुरी में भी मुझे अरोरा मिल सकता है। और इसी वजह से वो चुपचाप बिना कुछ सोचे समझे वो डोर के अंदर चला जाता है। और दूसरा हम लोग एरिना का सीन को देखते हैं, और वहाँ पर भी एक डोर ओपन हो गया था। और ये देख कर यहाँ पर जैक ये कह रहा था कि असल में सेंचुरी ने शैडो को अपने पास बुलाया है,
जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि सेंचुरी का कोई भी फिजिकल डोर नहीं है, वो जहाँ मर्जी जैसे भी चाहे समन हो सकता है। और आगे हम लोग ये देखते हैं कि गॉड स्टाइल को खत्म कर दिया जाता है और ये देखकर आगे रोज और बाकी सभी लोग वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन तो यहाँ पर इतने में अल्फा और शैडो गार्डन के काफी सारे मेंबर आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग बीटा के गले में तलवार रखते हुए ऐसे उससे कहने लगते हैं कि अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो हम लोग बीटा को यहाँ पर ही खत्म कर देंगे। और आगे अल्फा और डेल्टा वो डोर से अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर इप्सिलॉन जैक को हमने साथ ले जाने वाली थी, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर जाके एक आदमी को हमने पास बुलाता है, जो देखकर आगे इप्सिलॉन काफी इजीली से उसको वहाँ पर ही खत्म कर देती है। ये कर ही आगे वो जैक को भी हमने साथ वो डोर के अंदर लेकर जाती है और यहाँ पर वो लोग बीटा को भी हमने साथ वो डोर के अंदर लेकर गए थे और उन लोग को ऐसा करता हुआ देखकर आगे प्रिंसेस और रोज भी वो डोर के अंदर चले जाते हैं, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में वो डोर वहाँ पर ही बंद हो जाता है। और यहाँ पर सेंचुरी के अंदर तो अल्फा उन दोनों को काफी ज्यादा इग्नोर मार रही थी, जहाँ पर जैक उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो, जिस पर अल्फा उसको बताने लग जाती है हीरो ओलिविया ने डीमन किंग डियाब्लो का जो लेफ्ट आर्म को काटा था वो ये सेंचुरी के अंदर है, लेकिन हमें इस चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। हम तो असल में यहाँ पर कल्ट ऑफ डियाब्लो के बारे में और सेंचुरी के बारे में जानने के लिए आए हैं और हमें पता चला है कि हीरो ओलिविया कोई मेल नहीं बल्कि फीमेल है और देखो हम दोनों ही बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। और उसका फेस को देखकर आगे जाकर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम लोग प्रोजेक्ट एल्फ हो और क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम कैसे ठीक हो गए। और आगे अल्फा जाकर सीधा सेंचुरी को स्टार्ट कर देता है और दूसरा हम लोग कागानो को देखते हैं जो कि ऑरोरा को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गया था, जहाँ पर कागानो जल्दी से ऑरोरा से बाहर जाने का रास्ता पूछता है, जिस पर वो बताने लग जाती है कि मेरे पास मेरी पूरी मेमोरी नहीं है और इसी वजह से मुझे बाहर जाने का रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता। और यहाँ पर तो ऑरोरा एक चेयर से बधी हुई थी, इसी वजह से आगे कागानो उसको फ्री कर देता है और आगे ऑरोरा उसको बताने लग जाती है कि सेंचुरी एक मेमोरी प्रिजन है और अगर हम लोग सेंचुरी का कोड डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम लोग काफी इजीली से यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन ऐसा करने पे तुरंत ही सेंचुरी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हम लोग कोर के काफी ज्यादा क्लोज जाएंगे हमारा मैजिक ऑटोमेटिकली लो होना स्टार्ट हो जाएगी और आगे वो दोनों एक डोर से बाहर निकलकर एक दूसरा मेमोरी पे चले जाते हैं और वहाँ पर उन लोग को एक छोटी अरोरा मिलती है जो कि काफी ज्यादा रो रही थी और ये देखकर आगे बड़ी अरोरा उससे कहने लग जाती है कि रोने से कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर ही आगे वो उसको एक थप्पड़ मारती है जिस वजह से वो मेमोरी ब्रेक हो जाती है और दूसरा हम लोग अल्फा और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि ओलिविया के मेमोरी देख रहे थे, जहाँ पर अल्फा उन लोगों को बताने लग जाती है यहाँ पर कल्ट असल में सभी एल्फ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता था और जो बच्चा एक्सपेरिमेंट में फेल हो जाते थे वो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट हो जाते थे और यहाँ पर ओलिविया भी वो लोगों में से एक थी जो कि ये एक्सपेरिमेंट पे पास हो गई थी और असल में कल्ट के सभी लोग डीमन किंग डियाब्लो के सेल सभी एल्फ बच्चों के अंदर डाल रहे थे और आगे जब भी ओलिविया बड़ी हुई उसको ये मिशन दिया गया कि उसको अपने पार की मदद से डीमन किंग डियाब्लो को खत्म करना है, लेकिन ये सारा कुछ बिल्कुल झूठ है। ओलिविया को डीमन किंग डियाब्लो का नया सेल को लाने का मिशन दिया गया था और उसका ये बात को सुनकर जैक चिल्लाते हुए कहने लग जाता है कि ये सारा कुछ झूठ है और आगे अल्फा बताने लग जाती है कि ओलिविया ये सारा कुछ इसलिए कर रही थी क्योंकि कल्ट के लोगों ने उससे ये कहा था कि अगर वो ऐसा करेगा तो पूरा दुनिया पूरी तरीके से पीसफुल बन जाएगा। और तभी अचानक से मेमोरी एक बैटलफील्ड में चेंज होता है और जब भी वो लोग डीमन किंग डियाब्लो को काटते थे वो ऑटोमेटिकली जिंदा हो जाता था और इसी वजह से आगे वो लोगों ने एंशिएंट वेपन से उसका हाथ को सील कर दिया। ये कर ही आगे वो लोगों ने वो आर्म की मदद से एक्सपेरिमेंट करने लग गए और वो लोग असल में ये आर्म का मदद से ये रेड गोली को बनाया था, लेकिन यहाँ पर तो ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था। और तभी अचानक से मेमोरी डीमन आर्म के पास आता है जहाँ पर काफी सारे डॉक्टर डीमन के वो आर्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, जहाँ पर वो लोग अनजाने में एक गोली को बना दिया जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और इस चीज की वजह से कोई भी अमर हो सकते थे और जैक भी ये चीज को खाया है, इसी वजह से वो अभी भी अमर है। लेकिन ये गोली का कुछ साइड इफेक्ट हुई है कि जिंदा रहने के लिए उन लोग को साल में एक बार ये गोली को खाना पड़ेगा और दूसरा साइड इफेक्ट ये है कि ये लोग साल में बस 12 गोली को ही बना सकते हैं और इसी वजह से नाइट ऑफ राउंड पे बस 12 ही सीट है और जैक भी यहाँ पर वो नाइट ऑफ राउंड में से एक है और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे जैक गुस्से में आकर उन लोग के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी डेल्टा उसको मारकर वहाँ पर ही फेंक देता है। लेकिन तभी अचानक से जैक दोबारा बाहर आता है और वो डायरेक्टली उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इस वजह से तो यहाँ पर वो लोग एक व्हाइट रूम में टेलीपोर्ट हो गए थे और दूसरा शैडो गार्डन के काफी सारे मेंबर अलग जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे और तभी उस जगह पर जैक आकर कहने लग जाता है कि ये मेरा इलाका है और इसी वजह से तुम लोग यहाँ से बिल्कुल भी जिंदा वापस नहीं जा सकते। ये कहकर ही आगे वो अपना काफी सारा क्लोन को बना लेता है और दूसरा हम लोग कागानो और ऑरोरा को देखते हैं जो कि चलते चलते बैटलफील्ड एरिया पर आ जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों को काफी ढूंढने के बाद वो छोटी ऑरोरा भी मिल जाती है और ये देखकर आगे बड़ी ऑरोरा कागानो का वो शॉट के मदद से उसको खत्म करने ही वाली होती है, लेकिन इनमें में उस जगह
पर कुछ ज़ॉम्बी आकर ऑरोरा के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कागानो भी थोड़ी ना कम था, वो काफी इजीली उसको बचा लेता है। जहाँ पर ऑरोरा उसको बताने लग जाती है कि असल में सेंचुरी हम लोगों को खतरा समझ रही है और आगे वो दोनों एक साथ मिलकर काफी सारे ज़ॉम्बी को वहाँ पर ही खत्म कर देते हैं। लेकिन फाइट करने के टाइम पे तो यहाँ पर कागानो हर टाइम अपना एक आंख को बंद करके रखा हुआ था। लेकिन जब भी वो लोग ये देखते हैं कि और भी काफी सारे ज़ॉम्बी उन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आ रहे हैं, कागानो अपने शॉट को लेकर छोटी ऑरोरा को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और इसी वजह से आगे वो लोग तुरंत ही सेंचुरी के सेंटर में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर तो सेंचुरी का डोर एक पावरफुल चेनों से प्रोटेक्ट था और यहाँ पर तो कागानो अपना ये नॉर्मल तलवार से ये चेनों को काट नहीं सकता था। और इसी वजह से ऑरोरा बताने लग जाती है कि यहाँ पर एक शॉट है जिसकी वजह से हम लोग ये चेन को काट सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कागानो को पहले से ही पता था कि ये तलवार बस हीरो ही उठा सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर तो वो दोनों कुछ भी नहीं कर सकते थे, जिस वजह से आगे वो दोनों वहाँ पर ही रेस्ट लेने लगते हैं। और दूसरे हम लोग इसिलोन को देखते हैं जो कि सेंचुरी का लाइब्रेरी पे थे और यहाँ पर तो उन लोगों को सारा कुछ पता चल गया था कि आखिरकार कल्ट ने किस टाइप का एक्सपेरिमेंट एल्फ के ऊपर किया था। ये सोचकर वो कहने लग जाता है अगर मास्टर शायद हमारा मदद नहीं करते तो हम लोग बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं। और तभी इसिलोन उन लोगों से पूछने लग जाती है कि तुम लोगों के पास कैमरा तो है ना, जो कि ईटा ने इन्वेंट किया है, इस चीज की वजह से तुम लोग जल्दी से ये सभी चीजों का फोटो ले लो। और आगे काफी ढूंढने के बाद उन लोग को सेंचुरी से बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर तो वो लोग सेंचुरी के काफी ज्यादा क्लोज थे, इसी वजह से उन लोग का मैजिक काफी जल्दी जल्दी खत्म हो रहा था। और दूसरा हम लोग डेल्टा को देखते हैं जो कि एक एक करके काफी सारे जैक का क्लोन को खत्म करे जा रही थी। और ये देखकर जैक उसको बताने लग जाता है कि तुम लोग अभी सेंचुरी के काफी ज्यादा क्लोज हो और इसी वजह से तुम लोगों का मैजिक कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो डेल्टा है ना, वो एक एक करके बिना मैजिक से ही सबको खत्म करने लग जाती है। और ये देखकर प्रिंसेस कहने लग जाती है कि ये पक्का शैडो गार्डियन के मेंबर ही है ना, क्योंकि यहाँ पर किसी जानवरों की तरह फाइट कर रही है। और आगे जब भी डेल्टा जैक को मारता है ऑटोमेटिकली मेमोरी ब्रेक हो जाता है, जिस वजह से आगे वो लोग कुछ ही देर में रियल जैक के पास आ जाते हैं। और अब तो यहाँ पर जैक कुछ भी नहीं कर सकता था और इसी वजह से वो जल्दी से ओलिविया के पास जाकर उसको जिंदा कर देता है। लेकिन तभी उस जगह पर इसिलोन आकर कहने लग जाती है कि हम लोग को सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और इसी के साथ साथ हमें सेंचुरी के बाहर कैसे जाते हैं इसका भी पता चल गया है। अल्फा कहती है कि चलो ठीक है जैक, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी, लेकिन अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगी मैं तुमको वहाँ पर ही खत्म कर दूंगी। ये बताकर ही आगे वो लोग सभी के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और उन लोगों के जाने के तुरंत ही बाद जैक को पता चलता है कि कोई सेंचुरी के सेंटर पे चला गया है और इसी वजह से आगे जैक जल्दी से ओलिविया के साथ सेंचुरी के सेंटर पर चला जाता है। और यहाँ पर तो कागानो को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई हीरो आएगा, लेकिन यहाँ पर जैक को देखकर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा निराश था। जहाँ पर जैक उससे कहने लग जाता है कि क्या तुम ऑरोरा को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे हो, और इसी वजह से ओलिविया जाओ जल्दी से वो लड़के को खत्म कर दो। और उसका ये बात को सुनकर तुरंत ही ओलिविया जाकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर उसका ये अटैक की वजह से तो कागानो काफी ज्यादा घायल हो गया था, जो देखकर आगे ऑरोरा उससे कहने लग जाती है कि तुमने मेरे लिए काफी ज्यादा मदद करी लेकिन अब तुम मरो मत। और आगे जाकर उससे कहने लग जाता है कि अगर तुमको ये लड़के को बचाना है तो तुमको कल्ट के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, और वैसे भी तुम्हारे पास तुम्हारा पूरा मेमोरी नहीं है, बाद में तुमको सारा कुछ समझ आ जाएगा। कागानो कहता है कि तुमको ऐसा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जिस पर वो कहती है कि लेकिन तुम हीरो ओलिविया को नहीं हरा सकते। और उन लोगों का ये सब कुछ बातें सुनकर तो दूसरा जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और इसी वजह से आगे वो ओलिविया को कागानो को पूरी तरीके से खत्म करने का ऑर्डर देता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे ओलिविया भी कागानो के पेट में अपना शॉट को घुसा देता है। लेकिन दूसरी साइड तो कागानो काफी ज्यादा हंस रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि तुम फाइनली मेरे टाइम में फंस गए। ये बताकर ही आगे वो ओलिविया के नेक में बाइट करता है और इस वजह से तो वहाँ पर ओलिविया का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो गया था, जिस वजह से वो वहाँ पर ही मारा जाता है। कागानो कहता है कि ओलिविया कोई रियल ह्यूमन नहीं है, जिस पर जैक कहता है कि तुमको अभी तक तो मर जाना चाहिए था, तो आखिरकार क्या हुआ। कागानो कहता है कि मैं अपना मेन ऑर्गन को काफी पहले उससे बचा लिया था। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर जैक को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। और आगे जब भी जैक अपना पावर का इस्तेमाल करता है, देखते देखते उस जगह पर ओलिविया का काफी सारा क्लोन आ जाता है, जहाँ पर वो लोग एक साथ देखते देखते कागानो के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कागानो भी थोड़ी ना कम था, वो इतना देर तक जो अपना आँख को बंद करके रखा था वो जल्दी से खोल देता है, जिस चीज का इस्तेमाल करके आगे वो अपना शॉट के मदद से एक ही झटके में काफी सारे ओलिविया को वहाँ पर ही खत्म कर देता है। और ये देखकर तो दूसरा जैक काफी ज्यादा शॉक था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम सेंचुरी के सेंटर पे भी मैजिक का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। कागानो कहता है कि मैजिक यूज करने से सेंचुरी मैजिक को एब्जॉर्ब कर लेता है, और इसी वजह से मैंने काफी देर तक अपना मैजिक को एक जगह पर स्टोर किया, और सारा कुछ करने के बाद मैं अपना मैजिक को इतना ज्यादा सॉलिड बना दिया ताकि सेंचुरी मेरा मैजिक को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब ना कर पाए। और आगे कागानो सभी ओलिविया के साथ फाइट करते हुए ऑरोरा से कहने लग जाता है कि हमें हीरो का तलवार को निकाल कर ये चेन को कट कर जल्दी से हमें
उसके अंदर का कोड को डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन इस चक्कर में हमारा काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मेरे पास काफी अच्छा एक शॉर्टकट है। ये कहकर आगे वो जल्दी से अपना पूरा मैजिक को इस्तेमाल कर एक बड़ा सा बैरियर को बनाता है। और उसका इन मैजिक पावर को देखकर तो यहाँ पर ऑरोरा के साथ साथ जैक भी काफी ज्यादा हैरान था, जहाँ पर उन लोग को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक ह्यूमन के साथ इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकता है। और आगे शैडो आई एम एटॉमिक बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर ओलिविया आकर उसके सीने में शॉट को घुसा देता है। लेकिन इसके बावजूद भी तभी उस जगह पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और ये देखकर तो शैडो के सभी मेंबर काफी ज्यादा खुश थे। और दूसरे हम लोग प्रिंसेस और रोज को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा हैरान थे। फिर हम लोग कागानो को देखते हैं जिसके ऊपर की डियाब्लो का लेफ्ट हैंड हमला कर रहा था, लेकिन तभी उस जगह पर ठीक टाइम पे ऑरोरा आकर उसको बचा लेती है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागानो ऑरोरा के गोद पर था, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम कैसे बच गए। वो बताता है कि जब ओलिविया ने मेरे ऊपर हमला किया था, मैं जल्दी से अपना हार्ट को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया था, जिस वजह से मैं ओलिविया के अटैक से काफी इजीली बच गया। ऑरोरा कहती है कि तुमने सच में मुझे काफी अच्छी मेमोरी दी है जो कि मैं बिल्कुल भी भूल नहीं सकती। ये कहकर ही आगे वो कुछ ही देर में वहाँ पर ही गायब हो जाती है। लेकिन इस चक्कर में तो ये पूरा जगह पूरी तरीके से तबाह हो गया था, जिस वजह से यहाँ पर प्रिंसेस काफी ज्यादा सैड होती है। और इसी वजह से आगे वो रोज और बीटा से कहने लग जाती है कि शैडो कौन है, क्या करता है, ये अच्छा है या फिर बुरा है, ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन अगर हम लोग तीनों एक साथ काम करेंगे तो हम लोग इसके बारे में पता लगा सकते हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं एक किंगडम की प्रिंसेस हूँ और इसी के साथ साथ बीटा तो मैं एक नॉबलिस्ट हूँ, इसी वजह से चलो हम लोग एक साथ काम करते हैं। और इसका ये बात को सुनकर आगे रोज और बीटा भी एलेक्सिया के बाद मान जाते हैं। और इसी वजह से आगे वो तीनों जल्दी से एक टीम को बना लेते हैं। और दूसरा हम लोग अल्फा को देखते हैं जिसको की एप्सिलॉन बता रही होती है कि उस जगह पर अब कुछ भी नहीं बचा, सारा कुछ तबाह हो चुका है। और इसी के साथ साथ बीटा ने प्रिंसेस के साथ एक टीम को बना लिया है, तो इसके वजह से हम लोग को और भी काफी सारा इन्फॉर्मेशन मिल सकता है। और इसका ये सारा कुछ बातें सुनकर अल्फा कहने लग जाता है कि काफी बढ़िया बात है, अब हम लोग फाइनली अपना जलवा दिखा सकते हैं। और दूसरे हम लोग प्रिंसेस और आयरिस को देखते हैं जो कि एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे, जहाँ पर आयरिस बताने लग जाती है कि लिम्बम के नीचे कल एक्सपेरिमेंट करता था और इस चीज में चर्च भी उनका साथ दे रहा था, और इसी वजह से हमें सबसे पहले इस बारे में कुछ करना चाहिए। और वैसे भी हमारे किंगडम पे कुछ ही दिनों में ओरियाना किंगडम के किंग आने वाले हैं। और वैसे भी मेरे डैड ने मुझसे ये कहा है कि जब तक हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं बन जाते हम लोग तब तक चर्च के खिलाफ एक उंगली भी उठा नहीं सकते। और इसी वजह से मैंने उस जगह पर एक शॉर्ट टूर्नामेंट रखा है जिसको कि हम लोग बुशिंग फेस्टिवल कहते हैं। और जो भी ये शॉर्ट कंपटीशन जीतेगा वो लोग ऑफिशियल बुशिंग फेस्टिवल पर जा सकते हैं, और अगर वो उसमें जीत गया तो मिडगढ़ किंगडम काफी ज्यादा फेमस हो जाएगा। और इसी वजह से हम लोग को बड़े बड़े किंगडमों का भी सपोर्ट मिल सकता है, और सबका सपोर्ट पाने के बाद हम लोग चर्च का भी कुछ कर सकते हैं। प्रिंसेस पूछती है अगर कल्ट और शैडो गार्डन ने ये बुशिंग फेस्टिवल पे कुछ किया तो आयरिस बताती है कि तुमने जो एक्सप्लोजन देखा था वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं कर सकता है, और मुझे पक्का है कि नहीं कि शैडो ने ये विस्फोट करने के लिए कोई एंशिएंट वेपन का इस्तेमाल किया है। और वैसे ही मैं इतना ज्यादा पावरफुल तो हूँ जो कि शैडो को इजीली हरा सकता हूँ। प्रिंसेस कहती है कि वो शैडो की खुद की पावर थी, ये मैंने खुद देखा है, लेकिन यहाँ पर आयरिस उसका बातों को बिल्कुल भी यकीन नहीं करता है। और दूसरा हम लोग डेल्टा को देखते हैं, और यहाँ पर तो उसके पास एक अमीर आदमी आकर उसको अपना किंगडम के अंदर अपना मॉल खोलने को कह रहा था, लेकिन यहाँ पर डेल्टा कहाँ ही मानने वाली थी, वो उसको साफ साफ मना कर देती है। लेकिन तभी अचानक से उसके पास नू आकर उसके कान में कहती है कि उस जगह पर हम लोग को पेट्रोल मिला है जो कि कार के अंदर यूज होता है। और उसका ये बात को सुनकर आके डेल्टा भी वहाँ पर मॉल खोलने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर वो उस किंगडम पे काफी सारे जमीन परचेस कर लेती है, जहाँ पर वो जाती हुई ये कहता है कि अब शैडो गार्डन रियल एस्टेट में भी आ गया है। और दूसरा हम लोग अल्फा को देखते हैं जिसको कि पता चलता है कि हमें ओरियाना किंगडम से इन्फॉर्मेशन मिला है कि यहाँ पर ओरियाना किंगडम के किंग के साथ साथ यहाँ पर एसेट भी आ रहे हैं। और दूसरा हम लोग कागानो को देखते हैं जो कि क्लॉक टावर पे था, और यहाँ पर तो वो काफी सारे लोगों को देख रहा था जो कि बुशिंग फेस्टिवल पे फाइट करने के लिए आए थे। और यहाँ पर कागानो भी बुशिंग फेस्टिवल पे पार्टिसिपेट करना चाहता था, जहाँ पर उसने ये डिसाइड किया था कि वो सबको ऐसा दिखाएगा कि वो काफी ज्यादा वीक है, लेकिन वीक होने के बावजूद भी वो एक एक करके सबको हराता जाएगा। और ये देखकर वहाँ पर सभी के सभी ऑडियंस काफी ज्यादा हैरान हो जाएंगे। और आगे कागानो डेल्टा के पास जाकर उससे कहने लग जाता है कि मुझे असल में बुशिंग फेस्टिवल पे पार्टिसिपेट करना है, और इसी वजह से क्या तुम भेज बदलने में मेरा मदद करोगी। और उसका ये बात को सुनकर आगे डेल्टा उसके एक क्रीम लगाती हुए उससे कहने लग जाती है कि असल में ईटा ने ये नए प्रोडक्ट को बनाया है जिसकी वजह से कोई भी अपना भेज को काफी इजीली बदल सकता है। कागानो कहता है कि मुझे असल में काफी कमजोर आदमी की तरह दिखना है। और उसका ये बात को सुनकर आगे डेल्टा उसको कुछ फोटो दिखाती है, और उसमें तो कागानो को एक इंसान काफी ज्यादा पसंद आया था। इसी वजह से आगे कागानो जल्दी से उस आदमी को सिलेक्ट कर लेता है, जो देखकर आगे डेल्टा उसको बताने लग जाती है कि ये आदमी का नाम असल में मंडेन मैन है, और ये तो असल में एक डार्क नाइट था लेकिन अब वो मारा गया है। और आगे कागानो काफी
मुश्किल के बाद मंडेन मैन में चेंज हो जाता है और ये देखकर आगे कागानो अपने आप को वीक दिखाने का प्रैक्टिस करने लग जाता है। और तभी हम लोग दूसरा एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम मैनीरोस है और ये लड़की तो असल में गॉडेस स्टाइल में हीरो को समन किया था और उसको हरा भी दिया था। और इसी वजह से आगे एनीरोस कागानो के पास जाकर उससे कहने लग जाती है कि तुम काफी ज्यादा वीक हो, इसी वजह से तुमको बूसिंग फेस्टिवल पे पार्टिसिपेट करना नहीं चाहिए। कागानो कहता है कि मेरी मर्जी, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। ये कहकर आगे वो चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से कागानो के सामने एक आदमी आ जाता है और उसका नाम तो असल में क्विंटन है, जो कि कागानो से कहने लग जाता है कि तुमको वो लड़की का बात मान लेना चाहिए और वैसे भी तुम काफी ज्यादा वीक दिख रहे हो, तुम बस हमारा टाइम वेस्ट करोगे। कागानो कहता है कि मैं जो भी करूँ तुमको क्या जाता है। और उसका ये बात पसंद करते यहाँ पर क्विंटल काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था और इसी वजह से आगे वो काफी गुस्से से कागानो को मारने लग जाता है। और यहाँ पर अगर कागानो चाहता तो क्विंटल को काफी इजीली मार सकता था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करता, जहाँ पर वो उससे काफी ज्यादा पीटने लग जाता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस पर एनारोस आकर उसको बचा लेती है, जो देखकर आगे कागानो उससे थैंक यू कहकर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर बूसिंग फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है यहाँ पर तो कागानो पार्टिसिपेट में अप्रूव हो गया था। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कागानो अपने दोस्त के साथ बातें कर रहा था, जहाँ पर कागानो ये सोच रहा था कि आखिरकार वो बिना किसी के नजर में आए आखिरकार ये बूसिंग फेस्टिवल को कैसे जीत सकता है। और दूसरी साइड तो बूसिंग फेस्टिवल में उसका दोस्त बेट लगाने वाला था, इसी वजह से आगे वो उससे पैसा मांगने लग जाता है। लेकिन यहाँ पर कागानो भी उसको कहाँ ही देने वाला था, वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कागानो रोज से जाकर मिलता है, जहाँ पर कागानो के पूछने पर रोसू से बताने लग जाती है कि मैं असल में अभी अपने मंगेतर से मिलने के लिए जा रही हूँ। और उसका ये बात को सुनकर आगे कागानो उसको कांग्रेचुलेशन बोलता है और आगे रोज बताने लग जाती है कि ओरियाना किंगडम आर्ट और कल्चर में ज्यादा फोकस करता है और मैं जब छोटी थी मैंने एक लड़के को फाइट करते हुए देखा और उसके बाद मुझे डार्क नाइट बनने का मन किया और इसी वजह से सभी मुझे काफी ज्यादा रोकने की कोशिश किया, लेकिन मुझे अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि मैं एक दिन न एक दिन डार्क नाइट बनकर ही रहूंगी। और इसी वजह से सच बताओ कि क्या तुम भी मुझे भरोसा करते हो। कागानो कहता है हाँ। ये कहकर आगे वो उसको एक बर्गर देते हुए चुपचाप वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कागानो सिलेक्शन के लिए आया था, जहाँ पर उसका तो सभी फाइटर को देखकर अंदाजा लगा रहा था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। और इसी हिसाब से उसके दोस्त एक साथ 10 लोगों के ऊपर बेट लगाएगा और इससे उसकी बेट जीतने की चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और तभी अचानक से उस जहाँ पर एक अजीब सा बंदा आता है जिसका नाम गोल्डी है और उसको देखकर कागानो के दोस्त जाकर उससे पूछने लग जाता है कि तुम वही हो ना जो कि अभी तक एक भी मैच नहीं हारा है। वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ पर तो कागानो का बारी आ गया था, इसी वजह से वो जल्दी से टॉयलेट जाने का बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। और तभी अचानक से एरिना पे कागानो का ओपोनेंट आता है और उसको देखकर यहाँ पर गोल्डी दूर से कहने लग जाता है कि इसका लेवल तो 1000 से भी ऊपर है, सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी अचानक से उस जगह पर कागानो मंडेन मैन बनकर आता है और ये देखकर गोल्डी कहने लग जाता है कि इसका लेवल तो बस 33 है और मुझे जितना दूर पता है कि ये इस बंदे से 100% हार जाएगा। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि ऑटोमेटिकली कागानो का ओपोनेंट जमीन पर गिर जाता है और वहाँ पर तो एंड्रोस ने सारा कुछ देख लिया था कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था, जहाँ पर वो ये देखा था कि कागानो ने अपने ओपोनेंट को एक मुक्का मारा जिस वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर गया। और दूसरा हम लोग गोल्डी को देखते हैं जो कि कागानो के दोस्त से कहने लग जाता है कि जैसे दिखता है वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है और वैसे ही मैं कल मंडेन मैन से फाइट करने वाला हूँ और मैं काफी इजीली उसको हरा दूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कागानो के दोस्त जल्दी से उसके पास आकर उसको उठाता है, जहाँ पर वो उसको बताने लग जाता है कि कल रोज ने अपने मंगेतर को मार दिया और वो वहाँ से भाग गया। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कागानो को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रोज ने ऐसा क्यों किया। और दूसरा हम लोग प्रिंसेस और बीटा को देखते हैं जो कि उसको बताने लग जाती है कि ओरियाना किंगडम के लोगों ने ये बोला है कि रोज ने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो हमारा किंगडम देख लेंगे और इसी वजह से मिडगार्ड को इसके अंदर इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी रोज का मंगेतर ओरियाना किंगडम के ड्यूक का सेकंड बेटा है और यहाँ पर रोज ने उसको मारा तो है लेकिन उसको कुछ भी सीरियस घायल नहीं हुआ है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर प्रिंसेस काफी ज्यादा गुस्से में थी, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि आखिरकार रोज ने अपना प्रॉब्लम उसको क्यों नहीं बताया, क्योंकि हम लोग तो काफी पहले से ये टीम है ना। बीटा बताती है कि शायद इसलिए है क्योंकि वो हम लोग को खतरे में डालना नहीं चाहती थी। प्रिंसेस कहती है कि कुछ ही हो चाहे मैं उसका हेल्प कर ही रहूंगी। बीटा बताती है कि ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन तुम जरा टेंशन मत करो, मैं उसका थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन निकालता हूँ। और आगे प्रिंसेस के जाने के बाद बीटा हमने साथी से पूछने लग जाती है कि जल्दी से बताओ आखिरकार रोज कहाँ पर है। वो बताती है कि रोज असल में मिडगार्ड किंगडम के टनल के अंदर है। बीटा कहती है कि जल्दी से तुम मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दो ताकि मैं जल्दी से एलेक्सिया को सारा कुछ दे दूं और इससे वो काफी ज्यादा बिजी हो जाएगी और वो उसको ढूंढने भी नहीं जाएगी। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कागानो और उसके दोस्त वहाँ पर फाइट देखने के लिए आए थे और वहाँ पर तो कागानो
एक न्यूज़पेपर को पढ़ रहा था, जो पढ़कर आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि आखिरकार रोज ने अपने मंगेतर को क्यों मारा, क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है जिसे कि वो काफी ज्यादा पसंद करती है। और दूसरी साइड तो कागानो मैच पर बेट लगाई थी जिस पर वो हार रहा था। और आगे जब भी कागानो वहाँ से जा रहा होता है वो वहाँ पर एक लड़की से मिलता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि तुम एल्फ को जानते हो, मैंने सही कहा ना। और वैसे ही मैं अपनी बहन की बेटी को ढूंढ रही हूँ जो कि बिल्कुल मेरी जैसी दिखती है। और ये एल्फ लड़की तो बिल्कुल अल्फा की तरह लग रही थी। और इसी वजह से आगे कागानो कहने लग जाता है कि मैं आपकी जैसी दिखने वाली किसी भी एल्फ को बिल्कुल भी नहीं जानता। और ये लड़की तो असल में एक गॉडेस था जिसका नाम बेटरेक्स है। और यहाँ पर तो उसको कागानो के बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। और इसी वजह से बहुत जल्दी से कागानो के ऊपर अटैक कर देती है। और यहाँ पर तो कागानो को पहले से ही पता था कि बेटरेक्स उसको बिल्कुल भी नहीं मारेगी। और इसी वजह से वो उस अटैक को डॉज नहीं करता और नीचे गिर जाता है, जहाँ पर बेटरेक्स उसको उठाते हुए उससे कहने लग जाती है कि मुझे पता है कि तुम अभी काफी ज्यादा वीक हो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि तुम फ्यूचर में काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओगे। ये बताकर ही आगे वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। और दूसरी हम लोग वही लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर कागानो का मैच देखने के लिए आए थे, जहाँ पर एनरोज बताने लग जाती है कि प्रीवियस बैटल में मंडेन मैन काफी ज्यादा फास्ट था और इसी वजह से उसने काफी इजीली ये मैच को जीत गया था। और इस बार तो कागानो का फाइट गोल्डी के साथ होने वाला था, जहाँ पर एनरोज बताने लग जाती है कि गोल्डी अभी तक एक भी फाइट इसलिए नहीं हारा है क्योंकि उसने कभी भी हमने से ज्यादा पावरफुल बंदे से फाइट ही नहीं किया। और अगर कोई उससे ज्यादा पावरफुल होगा तो वो पहले ही उससे हार मान लेगा। और आगे जब भी मैच स्टार्ट होता है गोल्डी सीधा जाकर कागानो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर कागानो भी थोड़ी ना कम था, वो उसके अटैक से काफी इजीली बच जाता है। और दूसरी साइड तो गोल्डी को ऐसा लग रहा था कि कागानो ने उसके ऊपर अटैक किया है जिस वजह से वो हद से ज्यादा घायल हो गया है, लेकिन ये सा कुछ तो असलियत में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। जहाँ पर गोल्डी जल्दी से डर के मारे पीछे चला जाता है, जहाँ पर क्विंटन एंड्रोस से पूछने लग जाता है कि आखिरकार मंडेन मैन ने उसके अटैक को कैसे डॉज किया। एंड्रोस बताती है कि उसने बस अपना गर्दन को हटा लिया था। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम फालतू का बकवास मत करो। और दूसरी साइड गोल्डी अपना फुल पावर के साथ कागानो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन अगली पल में गोल्डी हार जाता है और यहाँ पर कागानो जीत जाता है। एंड्रोस बताती है कि मंडेन मैन काफी ज्यादा फास्ट था, लेकिन यहाँ पर मुझे पूरा यकीन है गोल्डी का अटैक को देखकर वहाँ पर मंडेन मैन ने काफी जोर से चीखा, इस वजह से उसका शॉट सामने आ गया, जिस चक्कर में उसका शॉट गोल्डी को लग गई, जिस वजह से वो वहाँ पर ही हार गया। और उसका ये बात को सुनकर क्विंटल कहता है कि तुम कल से फालतू का बकवास किए जा रहे हो और तुम कल देखना मैं मंडेन से फाइट कर उसको काफी इजीली हरा दूंगा। लेकिन अगले दिन तो यहाँ पर कागानो ने उसको भी काफी इजीली हरा दिया था और यहाँ पर तो उसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि उसने जिसको हराया है वो असल में क्विंटल है। और दूसरा सभी ऑडियंस बातें कर रहे थे कि मंडेन मैन फाइनल में अब जाने वाला है। और आगे कागानो एंड्रोस से बातें करता है, जहाँ पर एंड्रोस उससे कहने लग जाती है कि मैंने तुम्हारा सारा मूव देख लिया है, कल मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगी। और आगे कागानो जब भी अपना सेफ्टी ग्लव्स को निकालता है वो तो वहाँ पर काफी ज्यादा भारी था, जहाँ पर कागानो सीधा जाकर एंड्रोस से कहने लग जाता है कि अब मेरा बच्चों का खेल खत्म हुआ, चलो कल मिलते हैं। ये कहकर ही आगे वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और दूसरा हम लोग आयरिस को देखते हैं और यहाँ पर तो वो ओरियाना का किंग और पैरासाइट के साथ थी, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मिडगार्ड को हमारा प्रोटेक्शन करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और जो अपने प्रिंसेस को किडनैप होने से नहीं बचा सकता आखिरकार वो हमारा क्या ही मदद करेगा। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर आयरिस को काफी ज्यादा गुस्सा आ गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। और अगर वो यहाँ पर कुछ करेगा तो दोनों किंगडम के बीच रिलेशनशिप काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। और दूसरे हम लोग रोज को देखते हैं जिसके सामने काफी सारे ओरियाना के नाइट थे और उन लोग को मारते हुए आगे रोज टनल के काफी ज्यादा अंदर चली जाती है। और दूसरे हम लोग कागानो को देखते हैं जिसको पता चलता है कि रोज को असल में वांटेड डिक्लेयर कर दिया गया है और इसी के साथ साथ रोज के ऊपर काफी ज्यादा इनाम रखा गया है। और इसी वजह से चलो हम लोग रोज को ढूंढते हैं और उसके ऊपर इनाम को लेते हैं, क्योंकि मैंने बेटिंग पे अपना सारा पैसा हार चुका हूँ और मेरे पास अभी कुछ भी पैसा नहीं है। और यहाँ पर तो कागानो ये सोच रहा था कि रोज ने जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक किया और वैसे वो परसेट के साथ बिल्कुल भी शादी करना नहीं चाहती थी। और इसी वजह से आगे वो अपने दोस्त से कहने लग जाता है कि मैं काफी ज्यादा बिजी हूँ, इसी वजह से तुम अकेले ही जाओ। लेकिन तभी वो ये देखता है कि क्लेरी उसके रूम पर ही आ रहा है और इसी वजह से आगे वो जल्दी से अपने रूम पर जाता है, जहाँ पर वो जल्दी से रेडी होकर उससे कहने लग जाता है कि चलो रोज को ढूंढने के लिए चलते हैं। ये कहकर आगे वो जल्दी से विंडो से नीचे कूद जाता है। और दूसरा हम लोग क्लेरी को देखते हैं जो कि कागानो के घर के सामने खड़ी होती है। इस सिटी का सीन दिखा जाता है जहाँ पर कागानो ऐसे ही रोज को ढूंढे जा रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसको पियानो का आवाज सुनाई देता है और पियानो का आवाज को सुनकर आगे वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मेरे पिछले लाइफ में मेरे फैमिली पे सबको पियानो चलाना जानना कंपलसरी था और पहले तो मुझे पियानो काफी ज्यादा बकवास लगता था, लेकिन जब भी मैं पियानो बजाता था कोई भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था और इसी वजह से मुझे धीरे धीरे करके पियानो बजाना काफी ज्यादा अच्छा लगने लग गया। और अभी जो पियानो में सॉन्ग बज रहा था वो असल में उसका पिछले लाइफ का एक सॉन्ग था
था और इसी वजह से कागानो को ऐसा लगने लग जाता है कि उसके जैसा ही इस दुनिया पे कोई और रिकार्नेट हुआ है। और इसी वजह से आगे जब भी कागानो जाकर देखता है उसको पता चलता है कि ये सॉन्ग तो असल में इप्सिलॉन बजा रही थी और असल में कागानो ने इप्सिलॉन को काफी सारे पियानो सॉन्ग सिखाए थे। और आगे कागानो इप्सिलॉन के पास जाकर उससे थोड़ा बहुत बातें करता है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार रोज कहाँ पर है, जिस पर वो बताने लग जाती है कि ये सारा कुछ चीजें बीटा हैंडल कर रही है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि रोज मिडडम किंगडम की टनल में है। और उसका ये बात को सुनकर आगे कागानो चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन तभी वो रास्ते में एक पियानो को देखता है और ये देखकर तो यहाँ पर उसको पियानो बजाने का काफी ज्यादा मन कर रहा था। और दूर से हम लोग प्रिंसेस और बेटा को देखते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारा इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी, आयरिस ने ये कंफर्म किया है कि पैरासाइट कल के साथ काम कर रहा है और इसी के साथ साथ ओरियाना का किंग भी पैरासाइट का सारा बातें मान रहा है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। और आगे वो लोग सीढ़ियों से अंडरग्राउंड टनल पे जा रहे थे और वो लोग तो असल में यहाँ पर रोज को ढूंढने के लिए आए थे। और दूर से हम रोज को देखते हैं जो कि हमने मन में कहने लग जाती है कि मैंने अब तक जो कुछ भी किया क्या वो सारा कुछ सही था। और यहाँ पर तो वो धीरे धीरे करके प्रोजेस्ट हो रही थी और तभी हमें पता चलता है कि आखिरकार रोज ने पैरासाइट को क्यों मारा था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रोज अपने फादर से कागानो के साथ शादी करने के बारे में बात करने के लिए गई थी, लेकिन जब भी वो ये देखती है कि उसके फादर काफी ज्यादा अजीब हो गई है और दिखने में ऐसा लग रहा था कि वो किसी के कंट्रोल में है। और इसी के साथ साथ यहाँ के सभी सोल्जर भी पैरासाइट के साथ है, तो वो गुस्से में आकर पैरासाइट के ऊपर अटैक कर देती है। और ये देखकर तो यहाँ पर सभी के सभी ये कह रहे थे कि असल में प्रिंसेस रोज पूरी तरीके से पागल हो गई है। और यहाँ पर तो सभी के सभी उसको पकड़ने के लिए आ गए थे और इसी वजह से वो जल्दी से वहाँ से भागकर मिडडम किंगडम पर आ जाती है। और उसको भागता हुआ देखकर आगे पैरासाइट उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम बुशिंग फेस्टिवल खत्म होने से पहले मेरे पास नहीं आओगे तो मैं तुम्हारे फादर के हाथों ही मिडडम किंगडम के किंग को खत्म करवा दूंगा और इससे दोनों किंगडम के बीच वॉर स्टार्ट हो जाएगा। और तभी हम लोग प्रेजेंट का सीन को देखते हैं, जहाँ पर रोज अपने मन में कहने लग जाती है कि अगर मैं वहाँ पर गुस्सा नहीं होती और दिमाग से काम करती तो ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होता और मिडगार्ड किंगडम इसके बीच में नहीं आते। और आगे वो काफी ज्यादा थक कर वहाँ पर ही बैठ जाती है, जहाँ पर वो वही बढ़ करके पेपर को देखने लग जाता है जो कि कागानो ने उसको दिया था। और ये देखकर आगे वो काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहने लग जाता है कि अगर ये नहीं होता तो कागानो हम दोनों शादी कर हंसी खुशी जिंदगी बिताते। लेकिन तभी अचानक से उसको पियानो बजाने की आवाज सुनाई देती है और आगे जब भी वो आवाज के पास जाती है वो ये देखती है कि वहाँ पर तो शैडो पियानो बजा रहा था, जहाँ पर शैडो उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको यहाँ पर क्या चाहिए। वो बताती है कि मुझे असल में अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। कागानो कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारा मदद करता हूँ। ये कहकर वो उसका पोजीशन वाला चीज को खत्म कर देता है। ये कर आगे वो उससे कहने लग जाता है कि अब सारा कुछ तुम्हारे ऊपर है, जो बताकर चुपचाप शैडो वहाँ से चला जाता है। और तभी अचानक से रोज के ऊपर कल्ट के लोग अटैक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर रोज भी थोड़ी ना कम था, वो एक एक करके सभी को खत्म कर देती है। और आगे प्रिंसेस और बेटा भी रास्ते में रोज को ढूंढ ही लेते हैं, जहाँ पर प्रिंसेस उससे पूछने लग जाती है कि हम लोग एक टीम है ना, तो आखिरकार तुमने अपना प्रॉब्लम के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया, और अगर तुम बता देते तो हम लोग काफी पहले ही तुम्हारा हेल्प कर सकते थे। रोज कहता है कि तुम दोनों ये मामले से दूर रहो, जिस पर प्रिंसेस कहती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानने वाली। यह कहकर वो रोज के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन यहाँ पर तो रोज कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इसी वजह से वो काफी इजीली उसको हरा देती है, जहाँ पर रोज प्रिंसेस को बेटा के पास छोड़कर चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और आगे जब भी कागानो अपने घर पर जाता है वहाँ पर तो क्लेरी काफी देर से उसके लिए इंतजार कर रही थी। और आगे क्लेरी कागानो का गला दबाते हुए उससे कहने लग जाती है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि हम दोनों समर वेकेशन पे एक साथ घर पर जाएंगे, लेकिन तुम ये प्रॉमिस को आखिरकार क्यों नहीं निभाए, और तुम हमेशा मुझसे प्रॉमिस करते हो और उसको तोड़ देते हो। और वैसे ही मैं इस बार एकेडमी की तरफ से बुशिंग फेस्टिवल पे पार्टिसिपेट कर रही हूँ। ये कहकर आगे वो कागानो को वीआईपी सीट की टिकट देते हुए उससे कहने लग जाती है कि इस बार अगर तुम मेरा मैच देखने के लिए नहीं आए तो पक्का मैं तुमको वहाँ पर ही खत्म कर दूंगी। और दूसरे हम लोग प्रिंसेस को देखते हैं जो कि बीटा से मिलने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ पर तो बीटा अपना घर को खाली करके वहाँ से काफी पहले ही चली गई थी। लेकिन इसके बावजूद भी बीटा उसके लिए एक एम्बुलेंस छोड़ के गई थी और उसमें तो सारा सबूत के बारे में लिखा हुआ था कि असल में ओरियाना किंगडम कल के साथ काम कर रहा है। फिर हमें डायरेक्ट बुशिंग फेस्टिवल का फाइनल का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो आज कागानो वीआईपी सीट पर आया था और यहाँ पर तो उसके साइड वाले सीट में आयरिस थी। और जैसे आयरिस को पता चलता है कि कागानो असल में क्लेरी का छोटा भाई है, जिसके ऊपर प्रिंसेस को किडनैप करने का झूठा इल्जाम लगाया गया था, और इसी वजह से आगे वो जल्दी से इस बात के लिए कागानो से माफी मांगती है। और वहाँ पर तो काफी सारे लोग आयरिस से पूछ रहे होते हैं कि आपको क्या लगता है कि आखिरकार ये टूर्नामेंट कौन जीतने वाला है। वो बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसमें एनारोस जीतने वाली है, क्योंकि उसने गॉडर स्टाइल में भी पास हो गया था। कागानो कहता है लेकिन मंडेन मैन भी तो जीत सकता है
ना। वो बताती है कि मैंने मंडेन को फाइट करते हुए अभी तक नहीं देखा और इसी वजह से मैं उसके बारे में यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकती। लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर एक लड़का कहने लग जाता है कि इस बार भी बूसिंग फेस्टिवल की विनर पिछली बार की तरह प्रिंसेस आयरिस ही बनेगी। जिस पर आयरिस बताने लग जाती है कि अगर यहाँ पर ओवर गॉडेस बेटेक्स आ गई तो मैं उससे बिल्कुल भी जीत नहीं सकती और अब तो यहाँ पर कागनों का फाइट का टाइम हो गया था। इसी वजह से वो बहाना बनाते हुए जल्दी से वहाँ से निकल लेता है और वहाँ पर उसको दोबारा बेटेक्स मिलती है जो कि उससे पूछने लग जाती है कि बताओ क्या तुमने मेरे जैसी कोई एल्फ को देखा है। कागनो बताता है नहीं, ये कहकर वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और तभी हम लोग आयरिस को देखते हैं जिसके पास अचानक से पैरासाइट आ जाता है और इसी के साथ साथ तो इस जगह पर दोनों किंग ही नहीं आए थे। जहाँ पर आयरिस बताने लग जाती है कि मेरे फादर कल मैच देखने के लिए आएंगे। जिस पर पैरासाइट कहता है कि हमारे किंग की थोड़ा सा तबीयत खराब है और इसी वजह से वो भी कल फाइट देखने के लिए आएंगे। और आगे वो लोग बातें करने लग जाते हैं कि आखिरकार ये फाइट कौन जीतेगा। जहाँ पर आयरिस बताने लग जाती है कि मेंडेन मैन काफी ज्यादा वीक दिखता है लेकिन यहाँ पर उसके आइज में फुल कॉन्फिडेंस है कि वही ये मैच को जीतेगा। और दूसरा हम लोग एंड्रस को देखते हैं जो कि हमने मन में कहने लग जाती है कि मेंडेन मैन की स्पीड काफी ज्यादा हाई है और इसी वजह से मैं उसको मूव होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं दूंगा। ये सोचकर ही आगे वो तुरंत ही उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसका ये अटैक को देखकर आगे कागानो काफी इजीली उसका अटैक से बच जाता है। जहाँ पर कागानो उसका अटैक को डॉज करते हुए सीधा उसके ऊपर एक अटैक करता है और यहाँ पर तो पूरी कोशिश करने के बावजूद भी एंड्रोस हार गई थी जिस वजह से दूसरी साइड कागानो काफी इजीली से ये मैच को जीत जाता है। और ये देखकर पैरासाइट आयरिस से कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा था लेकिन अब तुम दोनों का मैच स्टार्ट होगा और इसी वजह से बताओ क्या तुम उसको हरा भी पाओगे या फिर नहीं। वो बताती है अगर यही मेंडेन मैन की पूरी पावर है तो मैं काफी इजीली उसको हरा दूंगी लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंडेन मैन अपना असली पावर को छुपा रहा है। और उसका ये बात को सुनकर आगे पैरासाइट चुपचाप वहाँ से चला जाता है जहाँ पर वो जल्दी से मेंडेन मैन की पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने को बोलता है क्योंकि यहाँ पर मेंडेन मैन उसका रास्ते में भी आ सकता था। और आगे कागानो एंड्रोस से मिलती है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि सच में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस पर कागानो उससे हाथ मिलाते हुए चुपचाप वहाँ से निकल लेता है। और दूसरा हम लोग आयरिस को देखते हैं जो कि हमने बैटल को काफी इजीली से जीत गई थी और यहाँ पर तो असल में आयरिस को बस जीतना पसंद था लेकिन तभी अचानक से वो वहाँ पर बेटेक्स को देखती है और ये देखकर आगे आयरिस बेटेक्स के पास जाकर उसको अपना नाम बताती है। और दूसरा हम लोग कागानो को देखते हैं जो कि काफी आराम से हमने घर पर जा रहा था जहाँ पर वो ये प्लान बना रहा था कि आखिरकार वो अपना लास्ट मैच पे क्या करेगा। लेकिन तभी अचानक से वो अपने घर के सामने क्लेरी को देखती है और यहाँ पर तो वो कागानो के ऊपर हद से ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि आज यहाँ पर कागानो ने उसका मैच नहीं देखा था। और दूसरा हम लोग रोज को देखते हैं जो कि पैरासाइट के साथ बदला लेने के लिए रेडी हो रही थी। और तभी हमें आयरिस के बारे में बताया जाता है जहाँ पर आयरिस बचपन से ही काफी ज्यादा टैलेंटेड थी और इसी के साथ साथ वो मिडगार्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल थी लेकिन इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो शैडो गार्डन को नहीं हरा पाई और इसी वजह से कुछ ही हो जाए आयरिस को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कागानो आयरिस के साथ वीआईपी रूम पर बैठी हुई थी लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर बेटेक्स आती है और असल में आयरिस ने उसको कल इस जगह पर बुलाया था जहाँ पर बेटेक्स से ये पूछ रही थी कि क्या तुमने मेरे जैसे दिखने वाले किसी एल्फ को देखा है। जिस पर सभी बोलते हैं कि नहीं। और तभी हम लोग दूसरे पैरासाइट को देखते हैं और यहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो यहाँ पर ओरियाना के किंग को ड्रग्स दे रहा था और ये ड्रग्स की वजह से किंग उसका सारा बात को मानता था। जहाँ पर पैरासाइट कहने लग जाता है कि अगर रोज यहाँ पर आ गई तो सारा कुछ ठीक है और वैसे भी वो अभी प्रोजेस्ट है और अगर वो आज यहाँ पर नहीं भी आएगा तो वो कल के एक्सपेरिमेंट पे काफी ज्यादा काम आएगा। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग वीआईपी एरिया पर जा रहे थे और असल में यहाँ पर तो पैरासाइट मिडगम के किंग को मारने वाला था और इससे ओरियाना और मिडगम किंगडम के साथ फाइट स्टार्ट हो जाएगा और ये सारा कुछ तो वो आयरिस के मैच के टाइम करने वाला था। लेकिन यहाँ पर तो मेंडेन उसके रास्ते में भी आ सकता था जहाँ पर उसको ये भी पता था कि शैडो गार्डन के मेंबर रोज का काफी ज्यादा मदद कर रहे हैं। और आगे जब भी पैरासाइट अंदर जाता है उसको पता चलता है कि आज तो यहाँ पर ओवर गॉडेस बेटेक्स भी यहाँ पर आई है। और आगे क्लेरी अपना मैच को जीतते हुए जल्दी से कागानो के पास आती है लेकिन यहाँ पर तो कागानो नहीं था क्योंकि यहाँ पर वो अपना फाइट के लिए गया था। और ये देखकर तो यहाँ पर क्लेरी कागानो को हर जगह पर ढूंढ रही थी और आगे कागानो और आयरिस का मैच स्टार्ट होता है और मैच स्टार्ट होते ही आयरिस को ऐसा लगने लग जाता है कि उसका गर्दन कट चुका है लेकिन तभी वो रियलाइज करता है कि ऐसा कुछ सच नहीं था। लेकिन जब भी वो कोई मूव करती थी उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं उसका पैर कट गया है नहीं तो उसका हाथ, लेकिन ये ऐसा कुछ तो बिल्कुल भी सच नहीं था। जहाँ पर हमें पता चलता है कि ऐसा कुछ कागानो कर रहा था। और तभी अचानक से सभी ऑडियंस कहने लगते हैं कि प्रिंस आयरिस काफी ज्यादा डर गई है और इसी वजह से क्या प्रिंसेस आयरिस यहाँ पर हार जाएंगे। और ये बात से तो यहाँ पर प्रिंसेस आयरिस काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी जहाँ पर वो अपना फुल पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी अचानक से कागानो उसका अटैक को डॉज करता है और उसको काफी इजीली से हरा देता है। और ये देखकर तो मिडगार्ड का किंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था जिस वजह से वो
चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर बेटेक्स कहने लग जाती है कि मुझे भी इस आदमी से फाइट करनी है। लेकिन तब तक तो रोज यहाँ पर VIP एरिया पर आ गई थी और दूसरा शैडो गार्डन के सभी लोगों ने कल्ट के सभी लोगों को मार दिया था। और आगे रोज सीधा पैरासाइट के पास आ जाता है, जहाँ पर ओरियाना का किंग रोज से बातें करने लग जाता है, जहाँ पर रोज अपने फादर से सभी चीजों से माफी मांगती हुए अपने स्वॉर्ड के मदद से सीधा पैरासाइट के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे पैरासाइट किंग को सील बना के उससे बच जाता है और इस वजह से तो यहाँ पर रोज अपने फादर को ही मार दिया था और यहाँ पर किंग के मरने से ओरियाना किंगडम बच सकता था। और अपने फादर को मारने के बाद ही वो सुसाइड करने लग जाती है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर मंडेन मैन का शैडो में चेंज हो जाता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि अभी भी तुम्हारा काम बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ है। और तभी अचानक से उसको याद आता है कि जब वो छोटा था वो किडनैप हो गई थी, तब उस टाइम पे कागनो ने ही उसका जान बचाया था। और इसी वजह से आगे रोज जल्दी से वहाँ से चली जाती है, जिससे इसका फादर होता का शैडो जल्दी से पैरासाइट के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन इस जगह पर तो यहाँ पर उसका कोई भी गार्ड नहीं था। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर बेट्रेक्स आकर उसके साथ फाइट करने लग जाती है। और जब भी दूसरा आयरिस को पता चलती है कि मैंडेन मैन ही असल में शैडो है, वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और दूसरा हम लोग क्लेरी को देखते हैं जो कि अभी भी कागनो को ढूंढ रही थी और यहाँ पर तो पैरासाइट ये किंगडम से भाग रहा था। और दूसरा हम लोग रोज को देखते हैं जो कि हम लोग में कहने लग जाती है कि आखिरकार मैं अब क्या करूंगा। और तभी अचानक से उसके पास अल्फा आती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि तुम्हारे पास बस दो चॉइस है, पहला कि तुम अकेले फाइट करो और दूसरा तुम शैडो गार्डन को ज्वाइन कर लो। रोज पूछती है कि क्या शैडो गार्डन ओरियाना किंगडम को पहले जैसा बनाने में मेरा मदद करेगा। वो बताती है कि अगर तुम हमारा काम पर आओगी तो हम लोग ये चीज जरूर करेंगे, तो जल्दी से बताओ आखिरकार तुम अब क्या करना चाहते हो। और आगे थोड़ी देर सोचने के बाद रोज शैडो गार्डन ज्वाइन कर लेती है। और तभी हम लोग दूसरे शैडो को देखते हैं जो कि बेट्रिक्स के साथ फाइट कर रहा था। लेकिन यहाँ पर तो शैडो काफी ज्यादा फास्ट था, इसी वजह से वो बार बार बेट्रिक्स के पीछे आकर उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर आयरिस भी आ जाती है और यहाँ पर तो वो इस जगह पर अपने साथ एक एंशियन वेपन को लाया था, जहाँ पर वो काफी गुस्से से वो शॉट के मदद से उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर शैडो थोड़ी ना कम था, वो उसका अटैक से बचते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा शॉट यहाँ पर फायरवर्क में काफी ज्यादा काम आएगी। और आगे वो दोनों काफी स्पीड के साथ शैडो से फाइट करने लग जाते हैं। और जहाँ भी वो लोग शैडो के साथ फाइट कर रहे थे वो जगह पूरी तरीके से तबाह हो जा रहा था। और वो लोग यहाँ पर इतने स्पीड से फाइट करे जा रहे थे, यहाँ पर नॉर्मल लोगों को पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर फाइट भी चल रहा है। और आगे बेट्रिक्स अपने शॉट के मदद से कागनो का शॉट को तोड़ देती है, जहाँ पर वो लोग फाइट करते करते क्लॉक टावर में आ जाते हैं, जहाँ पर वो बेट्रिक्स से कहने लग जाती है कि मैं अपने पावर लगाकर शैडो को पकड़ती हूँ और इस चीज का फायदा उठाकर तुम उसको काफी इजीली मार देना। और आगे जब भी आयरिस शैडो को जाकर पकड़ती है, इस चीज का फायदा उठाकर बेट्रिक्स जल्दी से शैडो के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो शैडो हद से ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो आयरिस से बचते हुए बेट्रिक्स को उठाकर आयरिस के ऊपर फेंक देता है। ये कर आगे वो उन दोनों के ऊपर पैर रखता है और यहाँ पर कागोना का फोर्स इतना ही ज्यादा पावरफुल था जिस वजह से नीचे का जमीन पूरी तरीके से टूट गया था। ये कर आगे शैडो चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है और उसको जाते हुए देखकर आगे आयरिस उससे कहने लग जाती है कि अब से पूरा मिडगढ़ किंगडम तुम्हारा एनिमी है और इसी वजह से तुम यहाँ से बचकर बिल्कुल भी भाग नहीं सकते। और उसका ये बात को सुनकर कागानो काफी जोर से हंसते हुए कहने लग जाता है कि आखिरकार कौन भाग रहा है और वैसे भी आखिरकार मैं क्यों ही भागूंगा। ये कहकर आगे वो अपना मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से पूरा मिडगढ़ किंगडम पे एक बैरियर लग जाता है। और उसका इतना खतरनाक पावर को देखकर तो यहाँ पर आयरिस के साथ साथ बेट्रिक्स भी यहाँ पर हार मान लिया था। और आगे कागानो कहने लग जाता है कि चलो अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ मेरा असली ताकत। और ये कहकर आगे वो अपना डायलॉग बोलने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसको अपना पास्ट याद आता है। ये सोचकर वो कहने लग जाता है कि इस बार मैं कुछ भी नहीं करने वाला, जो बताकर चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर तो आयरिस शैडो से काफी ज्यादा वीक है, इसी वजह से वो हद से ज्यादा रो रही थी। और अगले दिन पे बेट्रिक्स जाने से पहले आयरिस से कहने लग जाती है कि हमसे पावरफुल कोई ना कोई होता ही है, इस पे रोने की क्या बात है। आयरिस कहती है कि कुछ भी हो जाए मैं और भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर रहूंगी। और आगे बेट्रिक्स जाने से पहले हमने मन में कहने लग जाती है कि काफी ढूंढने के बावजूद भी मुझे वो लड़की नहीं मिली, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे इस किंगडम में काफी ज्यादा मजा आया। और दूसरा हम लोग पैरासाइट को देखते हैं जो कि हमने बॉस से कहने लग जाता है कि ओरियाना किंगडम अभी भी हमारे कंट्रोल पर है और मुझे पक्का यकीन है कि रोज दोबारा वापस जरूर आएगी। और दूसरा हम लोग शेरी को देखते हैं जो कि शैडो को मारने का प्लान बना रहा था। और तभी हम लोग एक जंगल का सीन को देखते हैं और वो जंगल पे तो यहाँ पर अल्फा और रोस एक जगह पर जा रही थी, जहाँ पर रोस उससे पूछने लग जाती है कि ये फॉरेस्ट तो असल में ड्रैगन का एरिया है, मैंने सही कहा ना। अल्फा बताती है कि मेरे मास्टर ने काफी इजीली से ड्रैगन को हरा दिया और इसी वजह से आगे हम लोग इस जगह पर हमारा बेस को बना लिया। और तभी हम लोग को शैडो का बेस दिखाया जाता है जिसका नाम अलेक्जेंड्रिया है। और आगे अल्फा एक मेंबर से कहने लग जाती है कि इसका नाम असल में रोस है और ये असल में शैडो गार्डन के न्यू मेंबर है, जल्दी से इसको ट्रेन करो। और उसका ये बात को सुनकर
सुनकर आगे बोल लड़की उससे कहने लग जाती है कि शैडो गार्डन पे आने पे तुम अपने सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। ये कहकर आगे वो जल्दी से उसके कपड़े को फाड़ देती है, जहाँ पर वो जल्दी से उसको 666 नंबर देती है। और इस चक्कर में तो यहाँ पर कागानो का दिया हुआ वो बर्गर का रैपर भी कट गया था। और इसी वजह से ये देखकर आगे रोज काफी ज्यादा रोने लग जाती है। और दूसरा हम लोग शैडो को देखते हैं जो कि कहने लग जाता है कि मुझे जो चीज करना था और जो चीज चाहिए था वो मुझे सारा कुछ मिल गया है और अब बस मेरे अवेकिन में थोड़ा सा टाइम रह चुका है। ये कहकर आके वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ साथ ये वाला एनीमे यहाँ पर ही खत्म होता है। सो वीडियो कैसा लगा कौन में जरूर बताना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सायोनारा।